अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाउ बच्चों, आज हम एक और नया टॉपिक पढ़ने वाले हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने कहा कि जो हमारा बॉडी है, हमारे बॉडी में क्या होता है, एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है। हमारे बॉडी में क्या होता है, जो भी गैर जरूरी मादे उनको बॉडी जिस्म से बाहर निकालती है, उसके लिए सिस्टम काम करता है। अब ये जब सिस्टम काम करता है तो हमने कहा कि इसमें अलग अलग पार्ट्स होते हैं। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो है वो नेफ्रॉन है, जो कि किडनी का बेसिक बुनियादी इकाई है, बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट है। तो हमने कहा कि नेफ्रॉन में दो पार्ट होते हैं, एक होता है ग्लोमेरुलस, दूसरा होता है रीनल ट्यूब्यूल। और रीनल ट्यूब्यूल में भी चार पार्ट, बोमस कैप्सूल, पीसीटी, लूप ऑफ हेनले, डीसीटी। याद आ रहा है? और ग्लोमेरुलस क्या होता है? तो हमने कहा खून की नालियों का जो बंच होता है उसको हमने कहा ग्लोमेरुलस, ये वाला जो पूरी साफ्ट है। ठीक है, ये हमने पढ़ा। अब हमने कहा कि जब फिल्ट्रेट यहां से जाता है, यानी ये खून है, खून जब यहां से छन जाएगा तो यहाँ क्या बनेगा, फिल्ट्रेट। वो फिल्ट्रेट जैसा जैसा आगे आगे पास होगा तो उसके अंदर जो भी जरूरी ग़िज़ा या ग़िज़ाई मादे थे, हमारा नेफ्रॉन उसको क्या कर लेगा, रीएब्सॉर्ब। और अगर उसमें उसको लग रहा है कि इसमें कुछ फिल्ट्रेट में चेंज होने वाला है, यानी इसकी वजह से पीएच, एसिड बैलेंस चेंज हो जाएगा, या आयंस इसका तवाज़ुन खराब हो जाएगा, बैलेंस चेंज हो जाएगा, तो वो वहां साथ ही साथ क्या करेंगे, इफराज करेंगे। तो हमने कहा कि वो एब्जॉर्ब किसको करते हैं? तो हमने कहा कि 70 से कितना परसेंट, 70 to 80% ऑफ वाटर और इलेक्ट्रोलाइट्स, पानी को वो क्या करते हैं, रीएब्जॉर्ब। और जितने भी जरूरी ग़िज़ाई मादे हैं, ग्लूकोज, अमीनो एसिड, ये सब वो क्या कर लेते हैं, एब्जॉर्ब। फिर वो फिल्ट्रेट आगे जाता है लूप ऑफ हेनले। तो लूप ऑफ हेनले हमने कहा कि नीचे जाने वाला, लूप ऑफ हेनले में ऊपर जाने वाला, डिसेंडिंग और असेंडिंग। तो हमने कहा कि डिसेंडिंग क्या करता है, जो बचा कुचा पानी है वो भी अब्सॉर्ब कर लेता है, और इस तरह से उसको वो क्या कर देता है, कॉन्सेंट्रेटेड, मुर्तकिस। फिर वापस ऊपर जाता है, फिर हमने कहा कि वो क्या करता है, उसमें जो भी पानी है उसको अब एब्सॉर्ब नहीं करेगा, उसमें जो सॉल्ट होगा उसको एब्सॉर्ब करेगा। तो वो ऊपर जाने के बाद क्या हो जाएगा, डाइल्यूट, हल्काया हुआ, है ना। फिर इस तरह से कलेक्टिंग डक्ट के थ्रू वो अब किडनी से बाहर आने वाला है। तो अब सवाल ये आता है कि हमारे जिस्म से जो भी पेशाब बाहर निकलता है, मख्तर बाहर निकलता है, फिल्ट्रेट बाहर निकलता है, उसका इर्तिकाज, उसका कॉन्सेंट्रेशन, उसकी मिकदार को किस तरह से बैलेंस किया जाता है, किस तरह से उसके अंदर तवाज़ुन लाए, किस तरह से उसको बराबर रखते हैं कि हमारे जिस्म के जो जरूरी अज्जा वो भी बाहर नहीं जाना और जो गैर जरूरी अज्जा है वो भी बच नहीं जाना, उनको बराबर से क्या करना होता है, बाहर। फिर हमने एक और चीज पढ़ी कि हमारी किडनी क्या करती है। किडनी असल में ये काम करती है, जो पानी की मिकदार है उस पानी की मिकदार को हमेशा बचाने की कोशिश करती है, कंजर्वेशन ऑफ वाटर। जैसा हम हमारे घरों में करते हैं ना, गर्मी के दिनों में पानी बचा बचा के रखते हैं, तो हमारा जिस्म हर दिन ये काम करता है, हमारी किडनी हर दिन काम करती है, ज्यादा से ज्यादा पानी को क्या करती है, जिस्म से बाहर जाने से रोक के रखती है, बचा के रखती है। क्योंकि अगर हमारे जिस्म से ज्यादा पानी बाहर चला गया तो हमारे जिस्म के अंदर जितने भी काम है वो सब पानी पे डिपेंड है, पानी पे मुनहसर है। जैसा एक दिन भी अगर गलती से हमको लग गई मतलब डिहाइड्रेशन, बार बार जाना पड़े, मंसूर में कितनी जल्दी समझ गए, तो क्या होता है, उस दिन हमारी हालत खराब हो जाती है। अगर हर दिन ऐसा हो गया तो हम रहेंगे ही नहीं, है ना। समझ में आ रहा है? तो इस तरह से हमारा बॉडी क्या करता है, डिहाइड्रेशन नहीं होना, तो पानी ज्यादा से ज्यादा बचाता है। अब उसी की बात यहाँ चल रही है कि वो काम कैसे करता है, तो उसको कहा जाता है मख्तर के इर्तिकास का तरीका, कि किडनी कैसे ज्यादा से ज्यादा पानी क्या करती है, बचा के रखती है, स्टोर करके रखती है। पेशाब के साथ ज्यादा पानी जिस्म से बाहर नहीं जाना चाहिए, ठीक है। इसीलिए आप देखो रमजान के दिन रहे तो पेशाब का कलर पीला पीला हो जाता है, तबीयत खराब रही तो पेशाब का कलर इसलिए नहीं होता क्योंकि बीमारी की हालत में, तबीयत खराब की हालत में हम पानी पीते नहीं, पानी का इंटेक हमारा क्या हो जाता है, कम। रोजे की हालत में भी पानी का इंटेक कम। किसी प्रोग्राम में आप इन्वॉल्व रहो, दिन भर आपको याद ही नहीं रहे आपने पानी पीना है, उस वक्त भी यूरिन का कलर पीला हो जाता है, एकदम डार्क। तो वही तो बोल रहा ना मौलाना मैं, ऐसा क्यों होता है। गर्मी में हम इतना पानी पीते फिर भी वो पूरा पानी सूरज की रोशनी की वजह से और गर्मी की
टेम्परेचर की तमाजत की वजह से, गर्मी टेम्परेचर ज्यादा होने की वजह से हमारे जिस्म से पानी भाप बन बन के उड़ रहा होता है, बार बार पसीना आ रहा होता है। इसका मतलब है कि जिस्म के अंदर पानी की ज्यादा से ज्यादा मिकदार खुद ऑलरेडी जिस्म से इवेपोरेट हो रही है, भाप की शक्ल में निकल रही है। अब किडनी भी अगर नीचे से छोड़ दे तो, इसलिए किडनी क्या करती है, उसको स्टोर करके रखने की कोशिश करती है। वो ग्लूकोज वगैरह, वो जो सारी ग्लूकॉन डी, नारियल पानी, ये सब क्यों? क्योंकि हमारे जिस्म में ज्यादा से ज्यादा सॉल्ट ऐड करना है। सॉल्ट ऐड होगा तो पानी रुका रहेगा। उसी मैकेनिज्म को हम यहाँ पढ़ रहे हैं। तो नेचुरली ये कैसा होता है, आर्टिफिशियल तो हम देख रहे हैं, नेचुरली कैसा होता है। तो आमतौर पे क्या होता है कि जो मैमल्स है, मैमल्स मतलब पिस्तानीय जानदार, यानी ऐसे जानदार जो अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं, हम उनको क्या कहते हैं? मैमल्स। उनको हम कहते हैं पिस्तानीय। ना अगर ये मैमल्स की अगर बात करते हैं तो मैमल्स में एक मुर्तकिस यानी बहुत ज्यादा इर्तिकाज वाला क्या होता है, पेशाब पैदा करने की क्या होती है, सलाहियत होती है। यानी ज्यादा से ज्यादा उसमें सिर्फ क्या रहेंगे, सॉल्ट्स, ज्यादा से ज्यादा उसमें रहेगा नाइट्रोजिनस वेस्ट। ये सलाहियत मैमल्स की है, हम भी मैमल्स ही है। इसका मतलब हमारे जिस्म में भी ये सलाहियत है। अब वो क्या है, इसमें हेनलेस लूप और वासा रेक्टा बहुत इंपॉर्टेंट काम करते हैं। हेनलेस लूप, ये पूरा स्ट्रक्चर हमको मालूम है। इस पूरे स्ट्रक्चर में हेनलेस लूप कौन है? ये हाँ, ये पूरा स्ट्रक्चर, इसको क्या बोला जाता है? हेनलेस लूप। तो नेफ्रॉन का ये जो हिस्सा है, इसका नाम क्या है? हेनलेस लूप। और दूसरा हिस्सा जो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है वो कौन है? वासा। वासा रेक्टा कौन है? वासा रेक्टा कौन है? ट्यूब है। हाँ, क्या कुछ है? हाँ, ऑनलाइन बोलो। फातिमा, सना, अक्सा। वासा रेक्टा क्या है? मैंने लास्ट लेक्चर में भी एक बात बताया था, क्या कि जो हमारा नेफ्रॉन है, इस नेफ्रॉन के आजू बाजू खून की नलियों का क्या बनता है? जाल, जिसका नाम क्या था? पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज। और उस पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज में से एक नाली ऐसी होती है जो लूप ऑफ हेनले के बराबर में पैरेलल में रन करती है, जाती है, उसके बाजू बाजू चलती है। उस खून की नली का नाम क्या रखा हुआ है? वासा रेक्टा। इस कैपिलरी का नाम रखा हुआ है वासा रेक्टा। तो इससे क्या फ्लो होने वाला है? इससे फ्लो होने वाला है खून। और इससे क्या फ्लो होने वाला है? इससे फ्लो होने वाला है फिल्ट्रेट, जो छना हुआ खून का छना हुआ जो बच गया वाला रहेगा, वो इधर से जाएगा और इधर से कौन होने वाला है? खून। ठीक है। तो अब ये जो लूप ऑफ हेनले है और ये जो वासा रेक्टा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाले हैं। किस काम के अंदर? पेशाब को मुर्तकिज बनाने में। ऐसा पेशाब जो बहुत ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड होगा, ऐसा पेशाब जिसमें ज्यादा मिकदार किसकी होगी? नाइट्रोजिनस वेस्ट, और कम तादाद, कम मिकदार पानी की होगी। इस तरह से पानी आपने क्या कर लिए? बचा ली। ठीक है। नाउ अब इस बात को थोड़ा सा और समझते, थोड़ा सा जबरदस्त आइडिया है, इसको समझो कि अल्लाह ताला ने कैसा बनाया पूरा मामला। नाउ हेनलेस लूप जो होती है, हेनलेस लूप के दोनों भी जो लिम्स है उनमें बख्तर उल्टे रुख पर बहता है और इस तरह वो क्या करते हैं? मुखालिफ लहर पैदा करते हैं। नाउ यहां पर मख्तर बन गया, अब ये मख्तर इस तरह से जाने वाला है, तो यहां से तो वो नीचे जाने वाला है, लेकिन यहां से फिर ऊपर जाने वाला है। तो ये एक दूसरे के क्या हो गए? अपोजिट। एक दूसरे के क्या हो गए? ये मुखालिफ। जब ये एक दूसरे के मुखालिफ होते हैं तो इनको बोला जाता है काउंटर करंट। करंट मतलब फ्लो, बहना। इलेक्ट्रॉन जब बहता है तो हम बोलते हैं करंट है। पानी बह रहा है तो उसको भी बोलेंगे हम करंट है। अलग बात है कि झटके नहीं लगते, लेकिन बहने को बोला जाता है करंट। जो भी चीज बहती है उसको क्या बोला जाता है? करंट। तो यहां पर क्या हो रहा है? करंट है, बट करंट फ्लो एक दूसरे की अपोजिट, इसलिए वर्ड क्या है? काउंटर करंट। क्या बोला जाता है इसको? काउंटर करंट। तो क्या हो रहा है? ये एक लिम्ब है,
ये एक साइड है, ये दूसरी साइड है। इन दोनों साइड में जो मख्तर है, जो फिल्ट्रेट है, वो एक दूसरे की कौन सी वाली डायरेक्शन में है? मुखालिफ डायरेक्शन में है, अपोजिट डायरेक्शन में है, जिसको क्या बोला जाता है? काउंटर करंट। समझ में आया? नाउ सेम वासा रेक्टा, वासा रेक्टा में कौन बहने वाला है? खून। वासा रेक्टा में कौन बहने वाला है? खून। यहां से कौन बह रहा है? फिल्ट्रेट। यहां से कौन बहने वाला है? खून। अब खून भी इस साइड से नीचे आ रहा है और इस साइड से, इसका मतलब ये भी एक दूसरे की अपोजिट डायरेक्शन, ये भी एक दूसरे की मुखालिफ से, इसका मतलब इसमें भी क्या हो रहा है? काउंटर करंट। नाउ अब इन दोनों को एक दूसरे के आजू बाजू ला लो। ये है असेंडिंग, ये भी है असेंडिंग। ये है डिसेंडिंग, नीचे जाने वाला, ये है असेंडिंग। ठीक है, अब इन दोनों का अगर एक दूसरे के आजू बाजू लाएंगे, इसको यहां ला लो, इसको यहां ला लो। अब ये इसका क्या हो गया? मुखालिफ। ये इसका मतलब जो फिल्ट्रेट बहेगा और खून बहेगा वो भी एक दूसरे के अपोजिट, वो भी एक दूसरे के, इसका मतलब वहां पर भी क्या होता है? काउंटर करंट। बात समझिए, वासा रेक्टा में भी फ्लो अपोजिट, लूप ऑफ एनले में भी फ्लो अपोजिट, और वासा रेक्टा और लूप ऑफ एनले को एक जगह लाएंगे, वो भी अपोजिट, वो भी मुखालिफ। इसलिए यहां पर यह कहा जाता है कि जब मैकेनिज्म ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ फिल्ट्रेट होता है तो यहां जो मैकेनिज्म फॉलो होता है उस मैकेनिज्म को कहा जाता है काउंटर करंट फ्लो मैकेनिज्म। कौन सा मैकेनिज्म फॉलो होता है? काउंटर करंट फ्लो मैकेनिज्म। तो मख्तर को मुर्तकिस करने का जो तरीका है वो कौन सा वाला है? काउंटर करंट फ्लो, कि इधर से जाएगा फिल्ट्रेट, इधर से आएगा खून। यहां तक बात समझ में आई? उसको बनाया जाता है काउंटर करंट मैकेनिज्म। अब सवाल ये आता है कि ये आजू बाजू से जाने वालों का क्या, इन्हें बाजू से जा रहा जान दो ना, इन्हें आजू से जा रहा जाने दो ना, प्रॉब्लम क्या है ना? नाउ हो गया फातिमा। नाउ अब क्या होता है कि यहां पर ये जो दोनों भी स्ट्रक्चर है, ये और ये दोनों जिसको रखा हुआ है, तो ये जो पूरा हिस्सा है, ये हिस्सा किसका है? ये हिस्सा है किडनी का। और हमने कहा कि यहां से लेकर यहां तक का ये जो हिस्सा, ये कौन है? कॉर्टेक्स, बाहर का। और यहां वाला जो हिस्सा है वो कौन है? मेड्यूला। ये कौन सा वाला हिस्सा है? मेड्यूला। यानी ये किडनी का अंदर का हिस्सा है, ये किडनी का बाहर का। इसका मतलब ये कि जब ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में रन करते हैं, फ्लो करते हैं, चलते हैं, तब वो मेड्यूला के अंदर कुछ तो भी बड़ा काम कर रहे हैं। समझ में आ रहा है? अब ये बड़ा काम क्या कर रहे होते हैं? तो ये बड़ा काम ये कर रहे होते हैं कि किडनी के अंदर की साइड में वो क्या कर रहे होते हैं? वो मेंटेन कर रहे होते हैं वलूजियत। किसको मेंटेन कर रहे हैं? वलूजियत। यानी वो किसको मेंटेन कर रहे हैं? मेंटेन, बोलो बोलो, सही बोला किसी ने अभी, ऑस्मोलेरिटी। क्या मेंटेन कर रहे हैं? ऑस्मोलेरिटी, यानी ऑस्मोसिस के अमल को वो मेंटेन कर रहे हैं। ऑस्मोलेरिटी या ऑस्मोसिस का मतलब मैंने बताया था, हाइयर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन। पानी हमेशा अपनी ज्यादा मिकदार से, तो किडनी क्या करेंगी? ज्यादा से ज्यादा पानी को कहां रोक के रखेंगी? मेड्यूलरी रीजन। और अगर ज्यादा पानी मेड्यूलरी रीजन में, इसका मतलब यहां पर ऑस्मोलेरिटी क्या है? बहुत ज्यादा। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये जो हेनलेस लूप है और वासा रेक्टा है, इनके दरमियान जो नजदीकी है वो एक दूसरे के आजू बाजू है, और इसी के साथ साथ उनके अंदर क्या है? मुखालिफ लहर है, जिसकी वजह से क्या होगा? अंदरूनी मेड्यूलरी इंटरस्टिशियम, अंदरूनी मेड्यूलरी इंटरस्टिशियम। इंटरस्टिशियम किसको बोलते हैं? इसको समझ लीजिए, एक लफ्ज है इंटर्स और टिशियम। इंटर का मतलब होता है बीच में, दरमियान में, और इंटरस्टिशियम, जब इंटरस्टिशियम हो जाता है तो स्टिशियम मतलब सेल, तो सेल के दरमियान में जो जगह है, तो सेल के दरमियान में जगह है, इसका मतलब सेल के दरमियान में कौन है? पानी।
तो सेल के दरमियान में पानी की ज्यादा मिकदार को मेंटेन करना उसको बोला जाता है अंदरूनी मेड्यूलरी इंटरस्टिशियम। तो इस तरह से क्या हो जाएगा, उसकी वजह से बढ़ती हुई क्या हो जाएंगी, वहां पर वलूजियत होंगी, ऑस्मोलरिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, और उसको क्या रखना है, बरकरार रखना है। तो आमतौर पे हम ये कहते हैं कि हेनलेस लूप, वासा रेक्टा जब एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं तो असल में वो सिर्फ जा नहीं रहे होते, वो असल में काम कर रहे हैं। क्या काम कर रहे हैं, वो मेड्यूलरी रीजन के अंदर पानी की ज्यादा से ज्यादा मिकदार को बचा के रखने की कोशिश कर रहे हैं। इस तरह से वलूजियत पेरिस्टीशियम करता है, वो भी पानी को खुले में बचा कर प्लांट की किस्में बॉडी फ्लूइड्स में पड़ेगा पेरिस्टीशियम फ्लूइड। मिला, पेरिस्टीशियम नहीं होगा, पेरिस्टीशियम नहीं होगा, पेरिकार्डियम है। पेरिकार्डियम मतलब दिल के बाहर वाली दीवार, ठीक है ना। बात क्या चल रही थी हमारी, बात ये चल रही थी कि किडनी के अंदर जो रीजन है उसका नाम क्या है, अंदरूनी मेड्यूलरी इंटरस्टिशियम। और इस अंदरूनी मेड्यूलरी इंटरस्टिशियम में ज्यादा से ज्यादा पानी यानी क्या मेंटेन करना है, वलूजियत। इस वलूजियत के लिए उनके दरमियान में क्या होता है, काउंटर करंट फ्लो। अब वलूजियत किडनी के अंदर कितनी होगी और किडनी के बाहर कितनी होगी, किडनी के अंदर और बाहर कितनी होती है, तो कॉर्टेक्स में जो होती है वो कितनी होती है, 300 मिली ऑस्मोल। यानी ये वाला जो रीजन है यहां पर कितनी होगी, 300 मिली ऑस्मोल पर लीटर। इसको याद रखिए, क्या है ये, 300 मिली ऑस्मोल पर लीटर, 300 मिली ऑस्मोल पर लीटर से अंदरूनी मेड्यूला में कितनी होगी, 1200 मिली मोल ऑस्मोल पर लीटर, 1200 मिली ऑस्मोल पर लीटर। यूनिट याद रहेगा, ऑस्मोलरिटी का यूनिट क्या है, अंदरूनी रीजन में किडनी के अंदर जो रेंज है ऑस्मोलरिटी की, वलूजियत की, पानी की मिकदार की, कॉर्टेक्स में और मेड्यूला में। कॉर्टेक्स में कितनी है, 300 मिली ऑस्मोल पर लीटर, और किडनी के अंदर मेड्यूला में कितनी है, 1200 मिली ऑस्मोल पर लीटर। एग्जाम में ये पूछा जाता है, इसको याद रखना है, दोनों भी रीड। नाउ इस तरह से क्या होता है, हमारे किडनी के अंदर ऑस्मोलरिटी क्या होती है, मेंटेन होती है। ऑस्मोलरिटी की एक रेंज होती है। इसलिए आप देखो कि यहां पर अगर आप देखेंगे ना, तो यहां पर आपको क्या देखने को मिल रहा है, यहां अपने को देखने को मिल रहा है 300, यहां है 400, यहां है 600, यहां है 800, यहां 1000, और यहां क्या है 1200। फिर यहां पर धीरे धीरे क्या होती जा रही है, जैसा जैसा कॉर्टेक्स की तरफ जा रही है कम होती जा रही है, और कहां तक पहुंच गई, 300। तो हम यहां पर क्या कर रहे हैं कि जो ऑस्मोलरिटी है उसको रेंज है, रेंज कहां से स्टार्ट हो रही है, कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स में कितना रेंज है, 300। मेड्यूला में बहुत ज्यादा है, कितनी है, 1200 मिली ऑस्मोल पर लीटर। इसका मतलब यह है कि अगर यूरिन इस तरह से जाता है तो हमारे जिस्म से यहां से क्या होने वाला है, बाहर। तो जब यहां से बाहर निकलेगा गुर्दा, जब उसको बाहर निकालेगा तो गुर्दा वो जो पेशाब बाहर निकालेगा वो पेशाब की हालत क्या हो जाएगी, बहुत ज्यादा मुर्तकिस, इर्तिकाज। उसके अंदर यूरिन या वेस्ट मटेरियल की क्वांटिटी क्या रहेगी, ज्यादा, और पानी कम। समझ में आई यहां तक। लो मैं थोड़ा इसको थोड़ा और क्लीन करता हूं क्योंकि अपने को और भी बातें समझना है। यहां तक बात समझ में आई, यहां पर किसी को कोई डाउट है तो यहाँ जो मैकेनिज्म है उस मैकेनिज्म का नाम क्या है, काउंटर करंट फ्लो मैकेनिज्म। क्या नाम है सुफियान मियां, काउंटर करंट फ्लो मैकेनिज्म, ठीक है ना। अब एक और इंपॉर्टेंट बात कि हमने कहा कि यहां पर क्या होता है, यहां पर जो ऑस्मोलरिटी है उस ऑस्मोलरिटी की रेंज है, ग्रेडियंट है, दर्जे हैं, ठीक है, दर्जा है। ये दर्जा कम है, ये दर्जा
ज्यादा है। ठीक है, तो ये जो ग्रेडियंट है, दर्जा, उसके लिए इंग्लिश में हम लफ्ज क्या यूज कर रहे हैं? ग्रेडियंट। क्या लफ्ज यूज कर रहे हैं? ग्रेडियंट। तो ये जो ग्रेडियंट है, ये जो रेंज है, ये जो दर्जा है, ये मेंटेन करने में कौन मदद करता है? तो यहां पर दो आयंस है, दो इलेक्ट्रोलाइट्स है, एक का नाम है NaCl, दूसरे का नाम यूरिया। तो यहां पर सबसे ज्यादा कौन होगा? कौन होगा? 300 मिली ऑस्मोल पर लीटर है। इसका मतलब यहां पर सॉल्ट यानी NaCl प्लस यूरिया, यहां पर इनकी क्वांटिटी कॉर्टेक्स में क्या होगी? कम। और पानी जो होगा वाटर, वो क्या होगा? ज्यादा। क्योंकि यहां जो कंडीशन होती है वो यहां कंडीशन कौन सी होती है? हल्काया हुआ। हल्काया हुआ मतलब डाइल्यूटेड। इस जगह पर क्या होंगी? इस जगह पर NaCl प्लस यूरिया, इसकी जो क्वांटिटी, इसकी जो मिकदार है क्या होगी? ज्यादा। और यहां पर वाटर की मिकदार भी क्या होगी? कम। क्यों वाटर की मिकदार कम होगी? क्योंकि यहां पर हमको किस तरह की कंडीशन चाहिए? मुर्तकिस। क्वांटिटी इस जगह पर हमको यूरिया की और NaCl की ज्यादा चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, आपके जिस यहां से जो पेशाब निकलने वाला है, उस पेशाब की कंडीशन क्या है? मुर्तकिस, पानी कम चाय ज्यादा। पानी कम और क्या ज्यादा है इसमें? NaCl और यूरिया। तो जो यूरिन हमारे जिस्म से निकलेगा, वो जो पेशाब हमारे जिस्म से निकलेगा, उसमें यूरिया की क्वांटिटी क्या होना चाहिए? बात समझ में आ रही ना? इसलिए यहां पर वो क्वांटिटी क्या रहेगी? कम। यहां क्या रहेगी? ज्यादा। तो यहां पर जो कंडीशन होगा वो कौन सी वाली होगी? हल्का या डाइल्यूटेड। यहां जो कंडीशन होगी मुर्तकिस। दूसरे अल्फाज में इसी को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? कॉन्सनट्रेटेड। तो यहां पर ये कॉन्सेंट्रेशन, ये जो इर्तिकाज है, इसको मुर्तकिस करने में काम कौन कर रहा होता है? NaCl। और कौन कर रहा होता है? यूरिया। नाउ अब ये थोड़ा सा और कंफ्यूज करने वाला पॉइंट है, इसको अच्छे से समझ लो ओ मुफ्ती साहब। ठीक है, NaCl की नक्ल व हमल हेलेज लूप के बढ़ते हुए लिंक के जरिए, बढ़ते हुए मतलब ऊपर जाने वाला। ठीक है, तो NaCl अगर आपको याद होगा तो हमने लूप ऑफ एन लेके एक लिंक को हमने बोला था डिसेंडिंग, एक को बोला था असेंडिंग। एक के मामले हमने बोला था कि ये पानी को परमिट करना है, इलेक्ट्रोलाइट को परमिशन नहीं देता है। असेंडिंग हमने बोला था कि वो पानी को परमिशन नहीं देता है, किसको देता है? इलेक्ट्रोलाइट्स। धीरे में क्या होते हैं? इलेक्ट्रोलाइट धीरे धीरे बाहर निकलना शुरू होते हैं। याद आ रहा है? इसका मतलब अभी यहाँ पर बात NaCl की चल रही है। तो NaCl की हम यानी NaCl को बाहर निकलने के लिए कौन जिम्मेदार है? हेनलेस लूप। हेनलेस लूप में भी कौन सा वाला लिंक? बढ़ता हुआ यानी असेंडिंग। कौन सा वाला लिंक? असेंडिंग। तो यहाँ देखो कि जैसे ही फिल्ट्रेट इधर से ऐसा जाने वाला है ऊपर, तो जैसा जैसा ये फिल्ट्रेट आगे आगे बढ़ेगा, तो इस फिल्ट्रेट के अंदर मौजूद सारे NaCl क्या करेंगे? हमल कर जाएंगे, यानी बाहर निकल जाएंगे। क्योंकि हमने कहा है कि असेंडिंग लेन सिर्फ किसको परमिशन देता है? NaCl। इसका मतलब यहाँ तक पानी नहीं निकलता। तो जैसे जैसे ये ऊपर जाएगा, इसमें से सारा NaCl क्या हो जाएगा? निकल जाएगा। अब जब ये पूरा NaCl निकलेगा बाहर, तो यहाँ पर जब यूरिन पहुंचेगा, जो फिल्ट्रेट पहुंचेगा, तो उसकी कंडीशन क्या हो जाएगी? हल्का या बात समझ में आई? फिर ये फिल्ट्रेट जब यहाँ से आगे जाएगा, तो इस फिल्ट्रेट में से क्या निकलना शुरू हो गया? वाटर। जब वाटर यहाँ पर निकलेगा, तो आखिर में इसमें वाटर की क्वांटिटी क्या हो गई? कम। और क्वांटिटी किसकी बढ़ गई? यूरिया, NaCl, वेस्ट मटेरियल। इस तरह से अब जो पेशाब निकलने वाला है उसकी कंडीशन क्या आ गई? मुर्तकिस। इर्तिकाब, जिसमें वेस्ट मटेरियल की तादाद ज्यादा, पानी कम। कितने लोगों को मेरी बात सीधी सीधी समझ में आ रही है? और कितने लोगों को मेरी बात नहीं समझ में आ रही? आ रही ना? पक्का? हाँ, ठीक है ना। अब जो यूरिन है, जो फिल्ट्रेट है, वो क्या हो रहा है? ऊपर जैसा जैसा जा रहा है, उसमें से कौन निकलते जा रहा है? NaCl। ना अब यहां पर और कंफ्यूज करने वाला पॉइंट है। जैसा जैसा हम आगे बढ़ते जा रहे हैं ना, कंफ्यूजन बढ़ता जा रहा है, और जैसे जैसे हम बहुत आगे चल जाएंगे तो वापस कंफ्यूजन
कब हो जाएगा, ठीक है। तो सिर्फ समझने की कोशिश करो कि अब यहां से क्या हुआ, ये जो फिल्ट्रेट ऊपर गया तो बाहर कौन निकल गया, NaCl बाहर निकल गया। अब सवाल ये आता है NaCl निकला तो हमारे को क्या लेने देने का, निकलने दो ना भाई, क्या प्रॉब्लम है। NaCl जैसे निकलेगा तो NaCl के पीछे पीछे इधर से कौन आ रहा है, पानी। अब सवाल ये आता है कि NaCl को ये यहां लाके छोड़ेगा, जबकि यहां पर NaCl की ज्यादा जरूरत है क्या, नहीं, NaCl की ज्यादा जरूरत तो यहाँ है। इसका मतलब क्या हो गया कि अब NaCl को हाथ पकड़ के वापस लाने का काम किसने करना है, पानी तो NaCl के पीछे जा रहा है ना भाई। तो NaCl को लेकर किसने आया था, लूप ऑफ हेनले ने। तो NaCl को वापस लेकर कौन जाएगा, वासा रेक्टा। एक गाड़ी से आप गए थे, दूसरी गाड़ी से आप वापस आ रहे हैं। तो ये जो NaCl है वापस से कहां डंप हो गया, खून की नाली में, है ना। यहां से NaCl निकला और कहां चला गया, खून की नली में। इस तरह से NaCl सारा का सारा NaCl किस में जाके मिक्स हो जाएगा, ब्लड के अंदर, और ये ब्लड वापस से इसको कहां लाके छोड़ देगा, मेडियोलरी रीजन में। इस तरह से NaCl की दोबारा तादाद जो है वो मेडियोलरी रीजन में क्या हो गई, बढ़ गई। और अगर NaCl की तादाद यहाँ बढ़ेगी तो ज्यादा से ज्यादा पानी क्या होता जाएगा, यहाँ निकलता चला जाएगा। यानी एक वक्त ये आएगा कि यहां से पानी को निकालना है तो पानी को यहाँ निकालने का काम कौन कर रहा है, NaCl। लेकिन इस NaCl को ले जाके कॉर्टेक्स रीजन में किसने छोड़ दिया था, लूप ऑफ हेनले ने। तो उस NaCl को वापस लाने का काम किसने किया, वासा रेक्टा। बात को समझो, दो बातें हो रही है। एक बात ये हो रही है कि हमारे जिस्म में पेशाब को मुर्तकिज करना है। क्यों मुर्तकिज करना है, इसलिए करना है क्योंकि जब नेफ्रॉन से वो बाहर निकलेगा तो ज्यादा से ज्यादा पानी उसके साथ जाने के चांसेस है। तो पानी को रोकना है, पानी को रोकना है तो उसका तरीका क्या है, उसका तरीका यह है कि हमारे यूरिन में जो NaCl और यूरिया है पहले उसको रोक दो। उसको रोके तो उसके पीछे पीछे कौन चला आता है, पानी, ठीक है। तो इसको रोकने का कैसा तरीका है, तो हम ये कहते हैं कि लूप ऑफ हेनले से जब NaCl ऊपर जाता है तो NaCl सिर्फ असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले से ही एब्जॉर्ब होता है। इसलिए असेंडिंग लिम्ब से जितना भी NaCl है वो सब बाहर आ जाएगा, पर वहां से पानी बाहर नहीं आ सकता। तो पानी कहां से आ गया, पहले जब डिसेंडिंग लूप से वो फिल्ट्रेट नीचे आ रहा था। तो इस तरह से यहां से पानी निकल जाएगा और यहां से कौन निकलेगा, NaCl। बट ये NaCl निकल के जाएगा कहां, तो ये NaCl वापस से कहां चला जाएगा, वासा रेक्टा। इस तरह से इस NaCl के पीछे पीछे पानी चला जाएगा। इसका मतलब ये हो गया कि ये रीजन में आने के बाद जैसे जैसे ये ऊपर जाएगा तो यहाँ पानी की तादाद क्या हो जाएगी, ज्यादा, और यहाँ पर सॉल्ट की क्वांटिटी क्या चाहिए, कम, क्योंकि यहाँ जो कंडीशन हमको चाहिए वो कौन सी है, डाइल्यूटेड, और यहाँ पर जो कंडीशन चाहिए वो कॉन्सेंट्रेटेड। इस तरह से हमारे जिस्म के अंदर कंटिन्यूअसली फ्लो होता है कि NaCl जैसे ही यहाँ निकलता है उस NaCl को वापस यहाँ लाके छोड़ना है। इस तरह से यहाँ पर पानी की क्वांटिटी कम होगी, पानी की क्वांटिटी यहाँ बढ़ेगी। बट यहाँ पर जो कंडीशन है ट्यूब के अंदर, वो ट्यूब के अंदर कंडीशन क्या है, कॉन्सेंट्रेटेड। अगर यहाँ से हमने एक्स्ट्रा अमाउंट वाटर नहीं निकाला तो यहाँ पर जो यूरिन है वो कॉन्सेंट्रेटेड नहीं होगा, मुर्तकिज नहीं होगा। समझा, फातिमा कंफ्यूज हो गई कहता भी, सब यही है, ठीक ना। अब इसको आगे में, और अगर नहीं समझ में आएगा आगे इस बात समझ में आएगी ना। अब क्या होता है, हमने कहा कि तबादले के जरिए क्या होता है, वासा रेक्टा के गिरते हुए लिम्ब में वो क्या होता है, चला जाता है, यानी वासा रेक्टा का। फिर NaCl वासा रेक्टा के कहां चला जाएगा, चढ़ते हुए हिस्से में, यानी वासा रेक्टा का ये चढ़ता हुआ हिस्सा है। फिर उसके जरिए क्या हो जाएगा, इंटरस्टिशियम में वो वापस आ गया। अब ये इस रीजन में फिर क्या हो गया, NaCl वापस आ गया ना, यहाँ से NaCl वापस निकल गए। तो यहां से उसने इसको लिया था और यहां ले आके उसने NaCl को क्या कर दिया, छोड़ दिया ना। इसी तरह यूरिया की थोड़ी मिकदार हेनलेस लूप के चढ़ते हुए पतले हिस्से में दाखिल होती है। हमने कहा कि ये जो यूरिया है, ये यूरिया तो हमारा वेस्ट मटेरियल है, बट ये यूरिया भी क्या कर रहा है, ये यूरिया भी मदद कर रहा है ग्रेडियंट बनाने में, दर्जा बनाने में, जिसकी वजह से हमारे जिस्म में क्या एब्जॉर्ब होने वाला है, वाटर। तो अब क्या होगा, जो यूरिया है वो यूरिया क्या करेगा, पतले हिस्से में। अब देखिए ये असेंडिंग लिप का दो हिस्से है, ये देखेंगे आप तो थोड़ा मोटा है और ये देखेंगे तो थोड़ा पतला है। तो यूरिया क्या करेगा, यूरिया असेंडिंग लिप्स के पतले हिस्से के जरिए अंदर दाखिल होगा, फिर वापस से ये फिल्ट्रेट के थ्रू क्या होगा,
बाहर जाने वाला है। अब ये जो यूरिया है, ये यूरिया को दोबारा अंदर लिया क्यों, जबकि ये तो जा रहा था बाहर। ये यूरिया को इसलिए लिया क्योंकि ये यूरिया क्या करेगा, जैसे ही इस फिल्ट्रेट में मिलेगा तो फिल्ट्रेट में मिलने के बाद ये यूरिया यहाँ पर आयोनिक कॉन्सेंट्रेशन मेंटेन करेगा, आयोनिक बैलेंस को क्या करेगा, मेंटेन करने की कोशिश करेगा, उसको तवाजुन बरकरार रखने की कोशिश करेगा। इसलिए वापस से हमारे जिस्म में यूरिया को क्या कर लिया जाता है, रीएब्सॉर्ब, और रीअब्सॉर्ब करके उसको कहा डालेंगे, असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले। इस तरह से फिर वो वापस आएगा। तो इसकी वजह से क्या हो गया, इस हिस्से में क्लैरिक यानी ये जो कलेक्टिंग ट्यूब्यूल है उसके जरिए फिर वो वापस कहाँ आएगा, इंटरस्टिशियम में वापस आ जाएगा। यहां से वो इंटर हुआ, फिर कलेक्टिंग ट्यूब्यूल के जरिए वापस आ गया। तो ये पूरा जो रीजन है ये कौन सा रीजन है, इंटरस्टिशियम रीजन, यानी यूरिया वापस से इंटरस्टिशियम रीजन में आ गया। अब ये पूरे प्रोसेस की वजह से क्या हो रहा है, इस पूरे प्रोसेस की वजह से ये हो रहा है कि जैसा जैसा NaCl निकलता है वैसा वैसा एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ वाटर क्या हो जाता है, रीएब्सॉर्ब, और जैसा जैसा यूरिया आता है तो यूरिया के पीछे भी कुछ अमाउंट में कौन आ जाता है, वाटर। इसका मतलब ये है कि हमारे जिस्म से अगर एक्स्ट्रा अमाउंट में यूरिया या NaCl चला गया तो एक्स्ट्रा अमाउंट में क्या चला जाएगा, पानी। तो पानी को अगर रोकना है तो एक्स्ट्रा अमाउंट में किसको रोकना पड़ेगा, सॉल्ट यानी NaCl। और इस तरह से हमारा किडनी क्या करता है, ये चेक करता रहता है कि हमारे जिस्म के अंदर इलेक्ट्रोलाइट की क्वांटिटी ज्यादा है या कम है। ये किस पे डिपेंड करेगा, हमारे जिस्म को वाटर की कितनी जरूरत है। अगर ज्यादा वाटर की जरूरत है तो NaCl को रोक के रखेगा, यूरिया को रोक के रखेगा, क्योंकि इसके पीछे कौन रुकने वाला है, पानी। अगर जरूरत नहीं है तो यूरिया को भी छोड़ देगा, NaCl को भी छोड़ देगा, उसके साथ साथ कौन चला जाएगा, पानी चला जाएगा। तो इसलिए हम देखते हैं कि सर्दी के दिनों में अक्सर हमारे जिस्म से यूरिन पेशाब की क्वांटिटी जो होती है वो ज्यादा होती है, गर्मी के दिनों में कम होती है। इसीलिए गर्मी के दिनों में हम अक्सर इलेक्ट्रोलाइट्स पीते हैं, एनर्सोल पीते हैं। क्यों, क्योंकि उसमें क्या होता है, सॉल्ट। तो जितना ज्यादा हम बॉडी को सॉल्ट देंगे उतना ज्यादा हमारे बॉडी में क्या रहेगा, पानी। आप लोगों ने अक्सर देखा होगा गिलास के अंदर थोड़ा सा नमक और थोड़ा सा शक्कर डाल के उसका महलूल बना के पीने को देते हैं, नहीं तो आपने देखा होगा नींबू शरबत देते। क्यों, ये सब हमारे जिस्म में जाने के बाद हमारे बॉडी में किसकी मिकदार बढ़ा देते हैं, NaCl, और यूरिया तो ऑलरेडी बन रहा है। तो इस तरह से हमारे जिस्म में पानी क्या होता है, कंजर्व होता है, बच जाता है। ठीक है, लास्ट कि ऊपर ये जो बताई गई सारी चीजों का नक्ल हम हेनलेस लूप और वासा रेक्टा के खास सजावट के जरिए, जिसको हमने क्या कहा, काउंटर करंट मैकेनिज्म, क्या बोला इसको हमने। और ये तरीका क्या करता है, ड्यूलरी इंटरस्टिशियम में इर्तिकास के ढलान को क्या करता है, बरकरार रखने में मदद करेगा। कॉर्टेक्स रीजन में कितना होगा इर्तिकास, 300 मिली ओस्मोल पर लीटर, और मेड्यूलरी रीजन में 1200 मिली ओस्मोल पर लीटर। इस तरह की इंटरस्टिशियल ढलान की वजह से पानी क्या होगा, कलेक्टिंग ट्यूब्यूल से आसानी से क्या होता है, आता जाता रहता है, जिसकी वजह से क्या होता है, हमारा जो मख्तर है यानी जो पेशाब है वो क्या हो जाता है, मुर्तकिज, ज्यादा क्या हो जाता है, कॉन्संट्रेटेड। यानी पानी निकल गया तो पानी की मिकदार अब जो पेशाब है उसमें क्या हो गई, कम, और सॉल्ट क्या हो गया, ज्यादा। तो इंसानी गुर्दा शुरू में बनने वाले मख्तर से 4 गुना ज्यादा इर्तिकाजी या मुर्तकिज पेशाब पैदा कर सकता है। यानी हमारा जो किडनी है उसकी ताकत इतनी है कि हमारा जो मख्तर आखिर में जो पेशाब बन रहा है वो पेशाब 4 गुना ज्यादा मुर्तकिज हो सकता है। इसीलिए आप देखो कि अगर कोई आदमी रोजा रहे और कोई आदमी ऐसा है जिसने कई दिनों से कुछ खाया नहीं है, उसके जिस्म से कुछ ड्रॉप निकलती है, अगर वो ड्रॉप को भी अगर हम देखते हैं, उसका टेस्ट करते हैं, उसका एनालिसिस करते हैं, तो उसका जब चेकिंग करेंगे, उसको चेक करेंगे तो उसमें सॉल्ट की क्वांटिटी क्या रहेगी, ज्यादा। कितनी ज्यादा रहेगी, नॉर्मल पेशाब के मुकाबले में, क्योंकि बॉडी ने क्या कर ली, ज्यादा से ज्यादा पानी एब्जॉर्ब। इसलिए अक्सर हम लोग परेशान हो जाते हैं कि यार इनके जिस्म से ना, डॉक्टर बोलता है किसी पेशेंट के मामले में कि 1 ड्रॉप 2 ड्रॉप 3 ड्रॉप कुछ ना कुछ उनके जिस्म से क्या हो जाए, यूरिनेशन हो जाए, पेशाब निकल जाए। तो समझ में आता है कि उनका मेटाबॉलिज्म, उनका बॉडी काम कर रहा है या नहीं काम कर रहा है। क्यों, क्योंकि उससे फिर समझ में आता है कि उनके जिस्म में वेस्ट मटेरियल कितना है। समझ रहे हैं, उस पर आ रहे हैं अपन मौलाना, हाँ बस उस पर अपन आने वाले हैं।
वो उस पे आने वाला है, वो तुम्हारा भी मालूम। मेरे मेरे पास जितने बच्चे रहते हैं पहले वो यही पूछते हैं, ये सब होने के बाद पहला क्वेश्चन ये रहता है, हेमोडायलिसिस, डायलिसिस कैसा होगा। नाउ बेशक ये पानी तहफ्फुज करने का क्या है, एक तरीका है। तो पानी तहफ्फुज के बहुत सारे तरीके हम दुनिया में इस्तेमाल करते हैं, और अल्लाह ताला ने एक पानी के तहफ्फुज का तरीका वो हमारे अपने जिस्म में फिट करके रखा है। सुने, इसीलिए आप देखो कि रेगिस्तान में रहने वाले, है ना, राजस्थान में रहने वाले या ऐसी जगह पे जहां पर टेम्परेचर ज्यादा होता है, वहां रहने वाले जानवर जिंदा रहते हैं कई कई दिनों तक। क्यों? क्योंकि उनके जिस्म के अंदर पानी बचा रहता है। और क्यों बचा रहता है? क्योंकि उनकी जो लूप ऑफ हेनले होती है इससे भी थोड़ी क्या होती है, लंबी होती है, लॉन्ग होती है। तो हमारी लूप ऑफ हेनले और उनकी लूप ऑफ हेनले में क्या फर्क रहेगा? उनकी जो लूप ऑफ हेनले है वो ज्यादा लंबी रहेंगी। लूप ऑफ हेनले ज्यादा लंबी होने से क्या फायदा है? ज्यादा पानी का क्या होगा, रीएब्जॉर्प्शन। तो जैसा जैसा लूप ऑफ हेनले अगर बढ़ गई, ज्यादा पानी एब्जॉर्ब करने का क्या मिल जाएगा, मौका मिल जाएगा। इसलिए ज्यादा से ज्यादा वो पानी क्या कर लेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा, और ज्यादा से ज्यादा फिल्ट्रेट को क्या कर देगा, कॉन्सेंट्रेट। तो एग्जाम में ये सवाल किया जाता है, हालांकि यहाँ पर मेंशन नहीं किया है, लेकिन याद रखना है कि जो ऊंट होते हैं, है ना, हम बोलते हैं ना ऊँट के, बचपन में लोग अलग अलग कहानियां बनाते रहते कि ऊँट को प्यास क्यों नहीं लगती, तो बोलते कि उसके अंदर है तो यहाँ एक थैली रहती, उसमें पानी रहता, अगर किसी इंसान को पानी लगा तो वो उसको उसका गला कट कर देगा, उसमें से पानी उसको पीने को मिल जाए। ऐसा अजीब अजीब कहानियां बनाते, ऐसा कुछ भी नहीं है। असल में उसकी किडनी इतनी स्ट्रांग है कि उस किडनी के अंदर जो लूप ऑफ हेनले है उसकी लेंथ ज्यादा है, इसलिए उसके जिस्म में ज्यादा से ज्यादा पानी क्या होता है, कंजर्व होता है, बच जाता है, इसलिए उसको बहुत कम प्यास लगती है। इसलिए कई दिनों तक वो आसानी से क्या कर सकता है, जिंदा रह सकता है। हाँ, फिर मतलब हमारी हम अगर कहीं चले गए, ठीक है, तुम लोग अपने अपने दिमाग मत लगा, नहीं तो लूप ऑफ हेनले की पूरी वार्ड लग जाएगी। ठीक है, याद रहेगा। नाउ अब हम एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ रहे हैं, वो है रेगुलेशन ऑफ किडनी फंक्शन, गुर्दे के काम की बाकायदगी। मैंने इससे पहले भी बोला, जैसा हमने इससे पहले किसका पढ़ा था बाकायदगी, हार्ट की, उससे पहले लंग्स की, फेफड़ों की। तो बाकायदगी मतलब बाज़ाब्तगी, डिसिप्लिन, रेगुलेशन ना। पंखा है, पंखे को अगर आपने 3 पे रखा है तो वो 3 पे ही घूमना, 4 पे नहीं जाना, 2 पे नहीं जाना, गया तो वापस आ जाना, इसको बोलते हैं रेगुलेशन। इससे पहले भी मैंने बोला कि आपके सामने अगर डॉगी आ जाए, कुत्ता, जब आप भागने लगेंगे तो आपका हार्ट, उसकी धड़कन तेज हो जाएगी, बढ़ जाएगी, लेकिन वो पूरी तेजी रहती है क्या, नहीं। जैसे कुत्ता गया, धीरे धीरे आहिस्ता। या फिर आप स्टेज पे चढ़े तो अचानक में दिल की धड़कन बढ़ जाती है, लेकिन जैसे स्टेज से उतरे, समझ में आया किसी ने चप्पल, पत्थर, अंडा वंडा कुछ नहीं मारा, तो आपको लगता है कि हाँ सबने मेरी बात अच्छे से सुन ली, अब दिल की धड़कन धीरे 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 कम, है ना। तो इसको क्या बोलते हैं हम, रेगुलेशन, बाकायदगी, बाज़ाब्तगी। वैसे ही किडनी में भी बाज़ाब्तगी होती है, किडनी में भी रेगुलेशन होता है। बट ये जो किडनी होती है, इस किडनी को रेगुलेट करने वाले, इसको कंट्रोल करने वाले हमारे जिस्म में 3 तरीके। एक तरीका है वो है हाइपोथैलेमस। कौन है, हाइपोथैलेमस। दूसरा है JGA, जिसको हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, जक्स्टाग्लोमेरुलर एपैरेटस। और तीसरा जो हमारे किडनी को कंट्रोल करता है वो कौन है, हार्ट। कौन है, हार्ट। हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस ये किसका पार्ट है, हाइपोथैलेमस ये हमारे ब्रेन, किसका पार्ट है, ये हमारे ब्रेन, हमारे दिमाग का हिस्सा है। ठीक है, तो दिमाग को जैसे ही मालूम पड़ेगा कि किडनी कुछ तो भी गड़बड़ कर रहा है, तो वो उसको बोलेगा भाई सीधा हो जाओ। वैसे ही जक्स्टाग्लोमेरुलर एपैरेटस, वैसे ही कौन बोलेगा, हार्ट। तो हमारे बॉडी में हाइपोथैलेमस, जक्स्टाग्लोमेरुलर एपैरेटस और हार्ट, ये तीनों भी किडनी को क्या करते हैं, किडनी के फंक्शन को, किडनी के रेगुलेशन को कंट्रोल करते हैं, रेगुलेट करते हैं किडनी के कामों को। नाउ ये जो भी काम करवाते हैं, इस काम में जो सबसे इंपॉर्टेंट रोल ये प्ले करते हैं, वो किसकी मदद से करते हैं, ये मदद लेते हैं हार्मोन्स की।
किसकी मदद लेते हैं? हार्मोन्स की। इसलिए यहां पर ये कहा जाता है कि किडनी का जो रेगुलेशन है, वो रेगुलेशन, वो मॉनिटरिंग जो की जाती है, वो हार्मोनल फीडबैक तरीके से ली जाती है। किसके जरिए से ली जाती है? हार्मोनल, किसके जरिए ली जाती है? हार्मोनल फीडबैक मैकेनिज्म। किसके जरिए से ली जाती है? हार्मोनल फीडबैक मैकेनिज्म। क्या मतलब होता है हार्मोनल फीडबैक मैकेनिज्म? हार्मोनल तो समझ में आया, कोई केमिकल रहेगा जो जिस्म में खारिज होगा, हार्मोन, हार्मोन, ठीक है। हार्मोन हमारे जिस्म में खारिज है ना, जैसा ग्रोथ हार्मोन जिसकी वजह से हमारी हाइट बढ़ती है। अगर हमारे 13, 14, 15 साल की एज में अगर हमारे जिस्म में वो हार्मोन यानी वो केमिकल नहीं बना तो हमारी हाइट कम हो जाएगी। तो हार्मोन मतलब वो केमिकल जिसकी वजह से हमारे ना, हमने क्या बोला? हमने कहा कि हमारे पास जो गुर्दा है उसको रेगुलेट करने का काम कौन कौन करते हैं? उसको मॉनिटर करना है, उसको देखना है, उसको समझाना है, भाई ये काम तुम ऐसे ही करते रहो। एक काम करता है हार्ट, एक करता है जस्टाकुलर एपेटाइट, दूसरा करता है हाइपोथैलेमस। और ये तीनों भी अपना काम किसकी मदद से करते हैं? हार्मोन। इसलिए उस मैकेनिज्म को, उस तरीके को क्या बोला गया है? हार्मोनल फीडबैक मैकेनिज्म। बट व्हाट इज मीन बाय फीडबैक? फीड करना मतलब चारा देना, खिलाना। दूसरे अंदाज में हम फीड बोल सकते हैं रिस्पॉन्स देना। मंसूर ने बोला सर, तो मैं बोलेगा जी मंसूर, रिस्पॉन्स, है ना। फीड बैक, तो फीड बैक मतलब रिस्पॉन्स देना। तो उसने क्या किया? फीड किया। फीड किया मतलब किसी चीज को दिया। तो फीड का मतलब होता है देना। हम बोलते ना ऊपर ऊपर वाला हाथ से बेहतर है, तो देने वाला चीज। तो फीडबैक मतलब वापस देना। अभी आलिया यहां से परली गई, तो परली जाके उसने कॉल किया कि सर मैं पहुंच गई, दैट इज फीडबैक। समझे? तो आप कहीं गए, आपने वो काम कर दिया, अब आप वापस से क्या कर रहे हैं? रिस्पॉन्स। तो वैसे ही हार्मोन काम करने के लिए गया, अगर उसने वो काम कर दिया तो फिर वो वापस क्या करेगा? रिस्पॉन्स करेगा। तो हाइपोथैलेमस से क्या निकला? एक हार्मोन निकला। वो हार्मोन गया, उसने किडनी को बोला कि भाई तुम जो काम कर रहे हो गड़बड़ा गया। अब किडनी को जैसी समझ में आया कि यार मैंने कुछ तो भी गड़बड़ कर दिया, तो किडनी ने उसको दुरुस्त कर दिया। जैसे किडनी ने दुरुस्त कर दिया तो अब हाइपोथैलेमस से वो हार्मोन का सिक्रीशन क्या कर देगा? स्टॉप, रोक देगा कि भाई काम हो गया। समझ में आ रहा है? तो उसको बोला जाता है हार्मोनल फीडबैक मैकेनिज्म। तो हार्मोनल इसलिए क्योंकि यहां पर ये काम जो भी हो रहा है वो किसकी मदद से हो रहा है? हार्मोन। फीडबैक का मतलब क्या है? जब वो काम हो जाएगा, यानी वापस से किडनी अपना काम सही तरीके से करने लगेगा, तो ये हार्मोन वापस उस जगह को सिग्नल करेगा कि भाई और हार्मोन रिलीज करने की जरूरत नहीं है। अब हार्मोन ग्रो सिक्रीशन, हार्मोन को इफराज क्या कर दो? बंद कर दो। ये तो अपने पास होता ना, अपन जब वो खाने में दावत में प्लेटा देते रहते, तो यदि समझ में आता तुम लोगों को ऐसी बातें, खाने की बातें कर रहा है कि समझ में आने लग गया था। तो प्लेट जैसी हम लोग लगाते, जैसी सबको हो गई हाफ 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 ऐसे ही होता। नाउ जिस्म में क्या होता है? जिस्म के अंदर ऑस्मो रिसेप्टर्स होते हैं। क्या होते हैं? ऑस्मो रिसेप्टर। ऑस्मो रिसेप्टर मतलब, अरे ओ, अभी मैंने ऑस्मोसिस पूछा क्या? नहीं, मैंने क्या पूछा? ऑस्मो रिसेप्टर। ऑस्मो रिसेप्टर, ऑस्मो मतलब कहां से वाटर लफ्ज आया? पानी। रिसेप्टर मतलब रिसीव करने वाला, कबूल करने वाला। याद आ रहा है? यानी ऑस्मो रिसेप्टर मतलब वो प्रोटीन जो जिस्म में पानी की मिकदार को मालूम करते रहते हैं। पानी की मिकदार को हमेशा क्या करेंगे? मालूम करते रहेंगे कि पानी की मिकदार बढ़ी घटी, पानी की मिकदार बढ़ी घटी, ये उनका काम है। उनको क्या बोला जाता है? ऑस्मो रिसेप्टर। अब ये ऑस्मो रिसेप्टर क्या करते हैं? जैसे ही खून की मिकदार या जिस्म में सियाल की मिकदार या आयनिक इर्तिकास, उसमें क्या हो गई? तब्दीली। तो जैसी तब्दीली होती तो वो क्या हो जाते हैं? तापकार। तापकार मतलब उर्दू के अल्फाज ऐसे भारी भारी है। तापकार मतलब वो क्या हो जाते हैं? एक्टिव। तो जैसी ऑस्मो रिसेप्टर
फाल कब होंगे? ऑस्मो रिसेप्टर एक्टिव कब होंगे? ऑस्मो रिसेप्टर उस वक्त फाल होंगे, उस वक्त एक्टिव होंगे जब उनको क्या मालूम पड़ेगा? खून की मिकदार कम हो गई, या जिस्म के अंदर जो सियाल है यानी पानी है वो क्या हो गया? कम हो गया, या जिस्म के अंदर जो आयंस है NaCl, यूरिया, पोटेशियम, सोडियम ये कम हो गए, तो ये क्या करेगा? एक्टिव हो जाएगा। और जैसे एक्टिव होगा तो ये क्या करेगा? ये एक्टिव होके किसको सिग्नल करेगा? ब्रेन को। किसको सिग्नल भेजेगा? ब्रेन को, कि यहाँ कुछ तो भी क्या हो गई है? गड़बड़, तब्दीली हो गई है। ठीक है, तो फिर क्या होगा? जिसमें बहुत ज्यादा सयाल की कमी होने पर ये रिसेप्टर तापकार होता है, जो किसको करेगा सिग्नल? हाइपोथैलेमस। किसको सिग्नल करेगा? हाइपोथैलेमस। और जिसकी वजह से क्या होगा? न्यूरो हाइपोफेसिस से निकलने वाला एंटी डायूरेटिक हार्मोन या वेसोप्रेसिन वहां पर खारिज होता है। यानी ये जो हाइपोथैलेमस है, ये हाइपोथैलेमस क्या करता है? ये हाइपोथैलेमस किडनी को समझाने के लिए यहां पर रिलीज करता है ADH। ADH का लॉन्ग फॉर्म क्या है? एंटी डायूरेटिक हार्मोन। क्या नाम है हार्मोन का? एंटी डायूरेटिक हार्मोन। नाउ अब एक बात समझो पहले, उसके बाद एक लफ्ज है उसका नाम है डायूरेसिस। एक लफ्ज है उसका मतलब क्या है? डायूरेसिस। डायूरेसिस का मतलब क्या है? डायूरेसिस का मतलब है पेशाब के साथ पानी की ज्यादा मिकदार का खारिज होना। अगर हमारे जिस्म में पेशाब के साथ पानी की ज्यादा मिकदार खारिज हो रही है, इसका मतलब क्या हो रहा है? खून की मिकदार कम होगी, जिस्म के अंदर जो सयाल है यानी लिक्विड है उसकी कम होगी, इसी तरह आयन भी क्या हो जाएंगे? कम। उस कंडीशन को क्या बोला जाता है? डायूरेसिस। इसका मतलब ऑस्मो रिसेप्टर ने कौन सी वाली इंफॉर्मेशन पहुंचाया? डायूरेसिस, कि जिस्म से बहुत ज्यादा पानी क्या हो रहा है? खारिज हो रहा है। नतीजे में खून की मिकदार क्या हो गई? कम। नतीजे में सयाल की मिकदार कम। नतीजे में आयंस की मिकदार कम। इसका मतलब किडनी अपना काम सही तरीके से नहीं कर रहा है। किडनी को समझाओ चाचा। तो कौन एक्टिवेट हो गए? हाइपोथैलेमस। और हाइपोथैलेमस ने क्या रिलीज कर दिया? ADH। ADH मतलब क्या है? ये क्या काम कर रहा है? एंटी। एंटी करना मतलब रोकना। एंटी मतलब रोकना। किसको रोकेगा? डायूरेसिस, पानी की लॉस को। इसलिए उसका नाम क्या बन गया? एंटी डायूरेसिस हार्मोन। यानी वो हार्मोन जो डायूरेसिस के अमल को क्या कर रहा है? रोक रहा है। इसलिए उसका नाम क्या बन गया? ADH, एंटी डायूरेटिक हार्मोन। और इसी तरह से उसका एक और नाम है, वो क्या है? वेसोप्रेसिन। दूसरा नाम क्या है उसका? वेसोप्रेसिन। समझ में आया? तो इस तरह से दोबारा किडनी अपना काम करना क्या करेगा? सही तरीके से करेगा, है ना? हमारा बच्चा नहीं काम कर रहा, हमारा बच्चा पढ़ रहा नहीं, हमारा बच्चा समझ रहा नहीं, मौलाना थोड़ा फूक दो, तो मौलाना बच्चा सीधा सीधा हो जाता। मतलब रेगुलेशन उसका क्या हो गया? अरे खालिद भाई समझा रहा मैं। क्या यार तुम सीरियस ले लेते यार। मेरे को मालूम है तुम अच्छे मौलाना लोग हैं, मैं तुम्हारी बात नहीं कर रहा। हो गया बात समझ में आई ना? अब ADH क्या करेगा? ये ADH की वजह से क्यों, यानी ADH ने ऐसा क्या करा जिसकी वजह से जो पानी ज्यादा जा रहा था वो रुक गया? कुछ तो करा होगा ना ADH ने। तो ADH क्या करता है? ADH जाके ट्यूब्यूल के आखिरी हिस्से, ट्यूब्यूल का आखिरी हिस्सा मतलब नेफ्रॉन, ट्यूब याद आ रही है? तो उसका आखिरी हिस्सा कौन है? नेफ्रॉन को ट्यूब्यूल है, तो नेफ्रॉन का आखिरी पार्ट कौन है? मौलाना जरा चेक करो जरा, अपन ने स्ट्रक्चर बनाए वाले। हमने बोला ना कितने पार्ट होते हैं उसमें? नेफ्रॉन में 4। पहला होता है कप शेप बोमस कैप्सूल, दूसरा होता है PCT प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, तीसरा होता है आप ही पढ़े ना हेनलेस लूप, और चौथा क्या रहता? सबसे आखिरी हिस्सा DCT डिस्टिल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। तो सबसे आखिरी हिस्से को जाके वो क्या करने वाला है? बोलने वाला है। सबसे आखिरी हिस्से को जाके बोलेगा कि क्या करो?
पानी का इंतजाम करो, जो पानी जा रहा है उसको रोक दो, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, डाययूरेसिस नहीं होगा, यानी ये अमल क्या हो गया, स्टॉप हो गया। समझ में आ रहा है ना? तो अब इस तरह से हमारे जिस्म में क्या हो रहा है, अब पानी लॉस नहीं हो रहा, यानी अब दोबारा वो पानी को रोक देगा, वही पानी को दोबारा कौन लेके चला जाएगा, वासा रेक्टा। इस तरह से पानी की मिकदार क्या हो गई, वह दोबारा बढ़ गई। समझे? ये जो हिस्सा है ना, इसको बोलते हैं डीसीटी, ये जो हिस्सा इसको बोलते हैं लूप ऑफ इनलेट, ये तो पीसीटी, ये कौन है, बोमस कैप्सूल। याद रखो रे, घर पे जाके पढ़ो रे, अरे डायग्राम 2-2 बार 3-3 बार ड्रॉ करो रे, नहीं जब तक तुम बनाएंगे ना तब तक कुछ होने वाला नहीं है। और अपनी पहचान हमेशा याद रखो, अपना कोई बेस नहीं है, फाउंडेशन नहीं है। अपन 5वीं 6वीं 7वीं तक अच्छे से आ गए, बीच में कोरोना आया था, वो कोरोना के चक्कर में अपन ने कुछ भी नहीं पढ़ने वाला है। इसका मतलब अपनी बुनियाद बड़ी कमजोर है, वो बुनियाद कमजोर है, इसका मतलब हार्डवर्क ज्यादा करना पड़ेगा, मेहनत ज्यादा करना पड़ेगी। बात समझ में आ रही है? पार्टीज कम करना पड़ेगा। नाउ आलिया अच्छी बच्ची, दिल पे ज्यादा लेते नहीं, लेकिन उसने लेना चाहिए। नाउ आखिर में, नाउ जैसे ये हो गया तो अब उसने क्या किया, एडीएच का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गया, जिसकी वजह से डाययूरेसिस क्या हो गया, स्टॉप हो गया। लेकिन हमने पढ़े कि जो भी हार्मोन निकलता है वो हार्मोन कौन सा मैकेनिज्म करता है, हार्मोनल फीडबैक मैकेनिज्म, वापस पलट के जवाब देता। ऐसे ही बोलेंगे ना, फीडबैक मतलब वापस पलट के जवाब देता है, इन्फॉर्म करता है, दोबारा बताता है कि भाई ये काम हो गया। तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये है कि जैसे जिस्म के अंदर पानी की मिकदार बढ़ेगी, सैयाल बढ़ेगा, तो जिस्म के सैयाल की मिकदार बढ़ने पर ऑस्मो रिसेप्टर काम करना क्या कर देंगे, बंद कर देता है, और एडीएच का निकलना भी क्या हो जाता है, कम हो जाता है, जिसकी वजह से फीडबैक की मिकदार क्या हो जाती है, वो कम हो जाती है, यानी उसका जो काम है उसने क्या कर दिया, कंप्लीट कर दिया। तो इस तरह से हमारे जिस्म में किडनी के रेगुलेशन में कौन सा वाला मैकेनिज्म काम करता है, हार्मोनल फीडबैक मैकेनिज्म, कि जो भी हार्मोन रिलीज होगा वो जाएगा, अपना काम करेगा, और वापस से बोलेगा कि भाई वो काम मैंने कर दिया। ठीक, नाउ बढ़ना है आगे कि बोर हो गए, हाँ बढ़ रहा है। नाउ वेसोप्रेसिन एडीएच के खून की नली पर क्या करता है, खिंचाव की वजह से इसके असर गुर्दे के काम पर भी पड़ सकता है। नाउ एडीएच का दूसरा नाम हमने क्या बोला है, वेसोप्रेसिन। ये वेसोप्रेसिन क्या करता है, खून की जो नालियां होती है उसको कंस्ट्रिक्ट कर देता है, खिंचाव तनाव। जैसी नालियों के ऊपर वो खिंचाव करता है, ये ना हम लोग सुबह में गार्डन में पानी मारते हैं या कार धो रहे हैं, गाड़ी धो रहे हैं, तो हम क्या करते हैं, पानी ने दूर तक जाना या पानी ने प्रेशर से आना, तो उसके मुंह को क्या कर देते हैं, तनाव, खिंचाव, कॉन्स्ट्रिक्ट, क्या कर देते हैं, कॉन्स्ट्रिक्ट। उसकी वजह से प्रेशर क्या हो गया, बढ़ गया, और जैसे प्रेशर बढ़ेगा तो फिल्ट्रेशन बढ़ जाएगा, और अगर फिल्ट्रेशन बढ़ गया तो क्या बढ़ गया, GFR ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, और ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट बढ़ गया तो पानी सॉरी पेशाब की बनने की मिकदार क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। मुफ्ती साहब तो पानी में कुछ तो ठोकना था यार। समझ में आया? तो इस तरह से क्या होता है, जो एडीएच है उस एडीएच का नाम क्या रखा गया है, वेसोप्रेसिन। क्या नाम रखा गया उसका, वेसोप्रेसिन। क्यों वेसोप्रेसिन रखा गया, क्योंकि ये क्या करता है, वेसो कॉन्स्ट्रिक्शन, क्या करता है, वेसो कॉन्स्ट्रिक्शन, यानी जो खून की नालियां हैं उनमें क्या करता है, खिंचाव, या उनमें क्या लेकर आ जाता है,
तनाव। इस तरह से ब्लड का प्रेशर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, और इसकी वजह से ब्लड प्रेशर बढ़ता है, जिसकी बिना पर ग्लोमेरुलर खून के बहाव, और इसलिए जीएफआर में क्या हो जाता है, इजाफा हो जाएगा। और जीएफआर में अगर इजाफा हो गया तो पेशाब से जो फिल्ट्रेट बनने वाला है वो बढ़ जाएगा। इस तरह से पेशाब की मिकदार बढ़ जाएगी, यानी हमारे जिस्म से प्यूरिफिकेशन का क्वांटिटी क्या हो गया, बढ़ जाएगा। समझे? तो किडनी को कंट्रोल करने वाला एक जो सिस्टम हमने पढ़ा वो किसकी मदद से है, हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस कौन सा हार्मोन रिलीज करवाता है, एडीएच, और उसी का दूसरा नाम क्या है, वैसोप्रेसिन। यहां पर किसी को कोई डाउट है? ठीक है ना। इसके बाद जो दो मैकेनिज्म है हम कल इंशाल्लाह उसको देखेंगे। ठीक ना, मैं दोबारा लिंक जनरेट कर रहा हूं, ऑनलाइन वालों दोबारा ज्वाइन करना है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। ना बच्चों, हमारी जो चैप्टर हमारा स्टार्ट है 12th का, वो क्या है, कहाँ गायब हो गया, बंद हो गया, मैंने 2 बार 3 बार एक साथ घुमा दिया ना, इसलिए उसको गुस्सा आ गया। अब बंद नहीं होना इसलिए से। ठीक है हमारी बात चल रही है ग़िज़ाई पैदावार में इजाफे की हिकमत अमली, स्ट्रेटेजीज फॉर एनहांसमेंट इन फूड प्रोडक्शन। हमने बोला कि जैसा जैसा पॉपुलेशन बढ़ते जा रही है सारे इंसानों की, तो हमको इंसानों का फूड का डिमांड जो है उसको कंप्लीट करना है, लेकिन हमारे पास इतनी पैदावार नहीं है कि हम सारी डिमांड को फुलफिल करें। इसलिए हमने क्या किए, नए नए तरीके इस्तेमाल किए। उन नए तरीकों में से एक नया तरीका वो है एनिमल हस्बेंड्री। और एनिमल हस्बेंड्री में हमने कहा कि एनिमल हस्बेंड्री का मतलब क्या होता है, उसमें ये होता है कि जो भी जानवर होता है उस जानवर का पालन पोषण होगा, उसकी देखरेख होगी, और उनकी तादाद में क्या करना होगा, इजाफा करना होगा। इसको हम क्या कहते हैं, एनिमल हस्बेंड्री। तो उसमें से हमने देखे थे डेयरी फार्म, उसमें से देखे थे हमने पोल्ट्री फार्म, और उसके बाद हम आगे देख रहे हैं कि किस तरह से जानदारों के अंदर जो अफजाइश नस्ल होती है वो कैसा की जाती है। ठीक है ना। अब उसमें हमने क्रॉस ब्रीडिंग की बात की थी। क्रॉस ब्रीडिंग में हमने कहा था कि अगर जानवरों की एक नस्ल है, उस नस्ल के अंदर क्या रहेगा, उस नस्ल के अंदर एक जनरेशन से 6 जनरेशन, चौथी जनरेशन, इनके दरमियान क्या होगा, क्रॉसिंग होंगी, इंटरेक्शन होगा, उनसे जो जनरेशन, उनसे जो बच्चे होंगे वो उनके नंबर आगे परवान चढ़ेंगे। लेकिन हमने कहा कि अगर ये हमेशा इस तरह का क्रॉस ब्रीडिंग होता है, क्रॉस नहीं, इन ब्रीडिंग अगर होता रहता है तो उसकी वजह से क्या हो जाता है, इन ब्रीडिंग डिप्रेशन। याद आ रहा है, इन ब्रीडिंग डिप्रेशन, यानी हमने जो मेंडल वाला कंसेप्ट पढ़ा था क्या, कि अगर बार बार सेम डीएनए आएगा तो एक वक्त यह आएगा कि जो हाइब्रिड कंडीशन है या जो वेरिएशन है, जो फर्क है, वो खत्म हो जाएगा, सब एक जैसे हो जाएंगे। तो अब उनके अंदर वो नए इन्वायरमेंट के हिसाब से सरवाइव करने की, जिंदा रहने की जो सलाहियत है वो क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। वो नए इन्वायरमेंट के हिसाब से अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए उनके अंदर वो जो बीमारी या जो प्रॉब्लम आता है उसको कहा जाता था इनब्रीडिंग डिप्रेशन। और उस इनब्रीडिंग डिप्रेशन को दूर करने के लिए क्या करते थे, उसी जानदार का दूसरे जनरेशन के किसी जानदार के साथ क्या करवाते थे, क्रॉसिंग, इनब्रीडिंग। ठीक है, उस तरह से उसके अंदर क्या होता था, इनब्रीडिंग डिप्रेशन क्या होता था, खत्म होता था। अब हमने कहा कि इनब्रीडिंग एक तरीका है, इसी तरह से दूसरा जो तरीका है वो क्या है, आउटब्रीडिंग। क्या है, आउटब्रीडिंग। आउटब्रीडिंग में क्या होता है, आउटब्रीडिंग के अंदर गैर मुताल्लिका जो जानवर है उसकी नस्लकारी होती है, जो एक ही नस्ल के अफराद के दरमियान, लेकिन इनके जो अजदाद होते हैं वो एक नहीं होते। मैंने लास्ट टाइम भी इसकी एग्जांपल दिया था, मिसाल दिया था कैसा। और या तो फिर मुख्तलिफ नस्लों के दरमियान यह क्रॉस ब्रीडिंग, या मुख्तलिफ अनवा के दरमियान इसको क्या कहा जाता है, इंटर स्पेसिफिक इख्तिलात या ब्रीडिंग कहा जाता है। यहां तक हमारी बात हुई थी ना। अब हम बात कर रहे हैं आउट क्रॉसिंग। एक ही नस्ल के अंदर क्या होता है, जानवरों के इख्तिलात का जो तरीका है, लेकिन इनकी जो नस्ल में दोनों तरफ 4 से 6 नस्लों तक का मुश्तरका अजदाद नहीं होते। यानी क्या है कि ये कोई जानवर है, ठीक है, इस जानवर के फॉर एग्जांपल 2 बच्चे हैं, ये ए बच्चा था, ये बी बच्चा था, यानी ये ए खानदान, ये बी खानदान। अब इस ए खानदान के अंदर 2 और बच्चे हो गए, फॉर एग्जांपल वो हो गया
बी और सी सी और डी, यहां पर हो गया ई और एफ। फिर इनके पास और बचे हुए, इनके पास हो गया जी और एच, इनके पास हो गया आई और जे। ठीक है, अब क्या हुआ, इस नस्ल में इस आई यानी इस जे की किसके साथ मैरिज हो गई, एच। तो अब ये छठी जनरेशन तक इनके बीच में कोई रिलेशन बचा नहीं, उसको कहा जाता है आउट क्रॉसिंग। यानी 4 से लेके 6 नस्लों तक इनके दरमियान में कोई भी मुश्तरक अजदाद नहीं बचा। जो भी है 600 साल पहले इनके खानदान में कोई रिलेशन रहा होगा, ठीक है, उसको यहां पर कहा जाता है आउट क्रॉसिंग। इसका मतलब ये जनरेशन अलग, ये जनरेशन अलग, इनके डीएनए की इंफॉर्मेशन अलग, इनके डीएनए की इंफॉर्मेशन अलग। इसलिए इनके दरमियान जब इख्तिलात करवाया जाता है, ऐसे इख्तिलात की वजह से औलाद को आउट क्रॉस कहा जाता है। यानी इनकी जो नस्ल होगी, उस नस्ल की वजह से जो इनकी ब्रीड होगी, इनके जो बच्चे होंगे, उसको कहा जाता है आउट क्रॉस। आउट का मतलब क्या है ना, आउट ऑफ द फैमिली, खानदान के बाहर का। वास्तव में तो 2 खानदान है, जानवरों के 2 खानदान है, जानवरों के 2 खानदान में से जो जानवरों को यानी एक मेल है और एक फीमेल है, एक नर है और एक मादा है, इनके बीच में जो इख्तिलात हो रहा है, तो ये दोनों भी अलग अलग खानदान के हैं। बात समझ में आई? तब उसको बोलेंगे आउट क्रॉसिंग। ऐसे जानवरों के लिए जो दूध की पैदावार में औसत से नीचे और गाय भैंस वगैरह है, इनमें नशोनुमा की शरह से नीचे रखे होते हैं, ये बेहतरीन ब्रीडिंग का क्या होता है, तरीका है। यानी आपने क्या किया, एक जानवर लिया, एक गाय लिया या एक भैंस लिया, लेकिन उसमें दूध की जो पैदावार थी वो औसत थी या बहुत कम थी। अब उसकी दूध की पैदावार को आपको बढ़ाना है, तो अब उसकी जो जनरेशन आएंगी, उस जनरेशन में वो सलाहियत को आपको बढ़ाना है, उसमें नहीं, उसकी आने वाली जनरेशन। इसलिए उसके अंदर डीएनए ऐसा जाना चाहिए जिसके अंदर ये पॉसिबिलिटी होगी वो ज्यादा से ज्यादा क्या करे, दूध दे। तो फिर ऐसा नर सेलेक्ट करना पड़ेगा जिसकी मां के पास ज्यादा दूध वाली सलाहियत थी, तो उससे वो डीएनए इसके पास आएगा और वो डीएनए फिर इसकी आगे की जनरेशन में पास होगा। इसीलिए हम देखिए कि हमारे पास भी इंसानों में जब शादी करवाई जाती है तो हमको बोला जाता है कि जो खानदान सेलेक्ट करना है वो खानदानी हो। खानदानी होगा मतलब क्या है, उनके अंदर वो सलाहियतें हो, वो काबिलियतें हो, इसलिए हमारे पास देखा जाता है ना। नाउ अक्सर एक वाहिद आउट क्रॉस ही इन ब्रीडिंग डिप्रेशन को काबू करने के लिए क्या होता है, काफी होता है। तो वो जो इन ब्रीडिंग डिप्रेशन हुआ था, इन ब्रीडिंग डिप्रेशन मतलब जब सेम खानदान के जनरेशन के बीच में इख्तिलात हुआ, इंटरैक्शन हुआ, उसके नतीजे में ये हो गया कि अब उनके अंदर सिर्फ एक ही खुसूसियत बाकी रह गई। अब ये खुसूसियत ये भी हो सकती है कि उनके वो खुसूसियत धीरे धीरे कमजोर पड़ती जाएंगी, तो उसको उन्होंने क्या बोला था, इन ब्रीडिंग डिप्रेशन। तो इन ब्रीडिंग डिप्रेशन में हमने क्या किया, वो ही जिसके अंदर इनब्रीडिंग डिप्रेशन आया, फॉर एग्जांपल कोई गाय है, कोई भैंस है, उसका इख्तिलात किसी दूसरे खानदान के मेल के साथ हुआ, नतीजे में वो इनब्रीडिंग डिप्रेशन उसका क्या हो गया, खत्म। यानी वो जो एग्जांपल थी वो एग्जांपल किसकी थी, आउट क्रॉस। इसीलिए यहां पर कहा जा रहा है कि अक्सर एक वाहिद आउट क्रॉसिंग ही है जिसकी वजह से क्या खत्म हो जाता है, इनब्रीडिंग डिप्रेशन। याद रहेगा। तो इनब्रीडिंग डिप्रेशन कब होता है, इनब्रीडिंग डिप्रेशन का मतलब होता है किसी भी जानदार की सलाहियत के अंदर कमी। क्यों कमी होगी, क्योंकि उस जानदार के अंदर सेम जनरेशन के साथ उसका क्या होता रहा है, इख्तिलात होता रहा है। उसकी वजह से क्या होगा, सेम कैरेक्टर, सेम डीएनए हमेशा एक्सचेंज होता रहा। और अगर डीएनए हमेशा सेम एक्सचेंज होगा तो एक वक्त ये आएगा जिसको मेंडल बोलता था, प्योर लाइन, उसके जैसा कैरेक्टर। अब उसके अंदर सिर्फ एक ही कैरेक्टर बचेगा, वेरिएशन क्या हो जाएगा, खत्म। यानी अगर हम हमेशा सिर्फ डोर एसी में बैठने की आदि अगर हो जाए और कभी अचानक में एसी बंद हो जाए तो इन्वायरमेंट क्या हो गया, चेंज। अब हम सरवाइव नहीं कर सकेंगे। यानी हमको आदत होना चाहिए वेरिएशन की, फर्क की। कभी हम नरम खा ले, कभी हम गरम खा ले, कभी हम मीठा खाए, कभी हम तेज खाए। लेकिन अगर हम हमेशा अच्छी चीज की अगर हमने हैबिट डाल दिया तो हमारी जिंदगी बहुत मुश्किल हो जाती है। उसी को समझ लीजिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, इन ब्रीडिंग डिप्रेशन। समझ रहे हैं? तो इस तरह से जानदारों के अंदर क्या होता है, इन ब्रीडिंग डिप्रेशन।
नाउ अब इसी तरह से एक और कंसेप्ट है जिसको कहा जाता है क्रॉस ब्रीडिंग। अब इस क्रॉस ब्रीडिंग में क्या किया जाता है? क्रॉस ब्रीडिंग में यह किया जाता है इस तरीके में एक नस्ल के आला नर और दूसरी नस्ल की आला मादाओं इनके दरमियान किया जाता है, इख्तिलात किया जाता है। क्रॉस ब्रीडिंग से दो मुख्तलिफ नस्लों की मतलूबा खुसूसियात को मिलाया जाता है। यानी घोड़ा है, घोड़े में भागने की सलाहियत है, गधा है, गधे में वजन संभालने की सलाहियत है। इन दोनों के बीच में इख्तिलाफ करने से नया जो आया उसको क्या नाम रखा गया? खच्चर। इसको बोला जाता है म्यूल। तो इसके अंदर ज्यादा सामान संभालने की ताकत भी है और ज्यादा दूर तक चलने की। इसलिए आप देखिए कि खच्चर को जो यूज किया जाता है वो इसलिए किया जाता है क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा सामान ढोने की और बहुत ज्यादा दूर तक चलने की सलाहियत, जबकि गधे में ज्यादा सामान, घोड़े में ज्यादा दूर। तो वो दोनों सलाहियतों के उसके अंदर, यानी दोनों के डीएनए इसके अंदर मौजूद है। जी पहले बहुत आते थे लोग उसको हाँ, वजन डाल के, तो वो खच्चर था क्योंकि उसकी हाइट जो होती है वो गधे से थोड़ी ज्यादा और घोड़े से थोड़ी कम है ना, उसको बोलते हैं खच्चर, म्यूल। म्यूल बोलते हैं उसको, ठीक है। तो हाइब्रिड जानवर, इसको आमतौर पे हम क्या बोलेंगे? हाइब्रिड। तो हाइब्रिड जानवर की औलाद की खुद सनती पैदावार के लिए क्या किया जाता है? इस्तेमाल किया जाता है। मुतबादिल तौर पर मौजूदा नस्लों से बेहतर नई मुस्तहकम नस्लें पैदा करने के लिए इनमें एक किस्म की इन ब्रीडिंग और इंतखाब करवाया जा सकता है। यानी हम क्या चाह रहे हैं? हम ये चाह रहे हैं कि हमारे पास जो जनरेशन आए वो जनरेशन हमारे पास और मौजूद जनरेशन से मुख्तलिफ हो, आला हो। उनकी जो ताकत है, दो अलग अलग जानवरों की जो ताकत है वो एक में आ जाए। तो उसके लिए ये नए तरीकों को इस्तेमाल किया जाता है जिसका कहना है क्रॉस ब्रीडिंग। इस तरीके से जानवरों की बहुत सारी नई नस्लें क्या की गई है? तैयार की गई। जैसे हिजार डेले। हिजार डेले एक नई नस्ल है जिसमें क्या किया गया? पंजाब के अंदर जो बीकानेरी भेड़ है जिसका नाम है बीकानेरी एव्स, और मैरिनो रैमस, क्या नाम है? मैरिनो रैनमस, इनके दरमियान क्या किया गया? क्रॉसिंग कराया गया, जिसकी वजह से एक नई नस्ल आई जिसका नाम क्या रखा गया है? हिजार डेले। क्या नाम रखा गया है? हिजार डेले। बकरी भेड़ है जो ऊन वाली आती ना, भेड़, तो भेड़ की एक किस्म है। तो एक जो भेड़ की किस्म है वो किस तरह से बनाई गई? एक है मैरिनो रैमस और दूसरा है बीकानेरी एव्स। इनके दरमियान क्या किया गया? इख्तिलात। अब इनसे जो बच्चा पैदा हुआ या इनसे जो बच्ची आई या इनसे जो नई नस्ल आई उसका नाम क्या रखा गया है? हिजार डेले। याद रहेगा। तो बेसिकली ये क्यों, ये जो क्रॉस ब्रीडिंग है ये क्यों करना है? क्रॉस ब्रीडिंग इसलिए करना है ताकि हम नई नस्लें बनाएं और वो नई नस्लें उनके अंदर बेहतरीन सलाहियत हो, समझ रहे हैं? उनके अंदर ज्यादा से ज्यादा अच्छी सलाहियतें लेकर आए ताकि हम उनका क्या करें? ज्यादा से ज्यादा फायदा उठा सके, ज्यादा से ज्यादा उनसे पैसा कमा सके। ठीक है। नाउ अब इंट्रा स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन। इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन। अब इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है? इस तरीके में दो मुख्तलिफ अनवा की नर और मादा जानवरों के दरमियान क्या करवाया जाता है? इख्तिलाफ। नाउ यहां पर भी दो अलग अलग स्पेशीज है, दो अलग अलग जानवर है, दो अलग अलग जानवरों की नर और मादा है। यहां पर भी वही है, ठीक है। बाज़ सूरतों में जो नस्ल होती है उनमें दोनों वालिदैन की मतलूबा खुसूसियात मुश्तरक हो सकती है, एक जैसी हो सकती है, और वो माशी एतबार से बहुत क्या हो सकती है? अहम हो सकती है। जैसे हमने किसकी बात की है? खच्चर की। तो इस तरह से क्या हो गया? ये खच्चर है, इसकी जो हाइट है ये गधे की थोड़ी ज्यादा, घोड़े से थोड़ी कम। घोड़े की वजह से ये ज्यादा, घोड़े के डीएनए इसके पास है इसलिए ज्यादा दूर तक घोड़े की तरह काम करेंगे, यानी चलने की काम है। और गधे वाले डीएनए भी है तो ज्यादा वजन ढोने की सलाहियत इसके पास होती है। इस तरह से उसको क्या कहा जाता है? इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन। ये जो इंटर स्पेसिफिक है बेसिकली दो मुख्तलिफ अनवा, दो मुख्तलिफ नु, दो मुख्तलिफ स्पीशीज, ठीक है। याद रहेगा के दरमियान। नाउ अब ये इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन में एक और चीज होती है, इसको कहा जाता है आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन।
क्या होता है, आर्टिफिशियल। तो हम ये कहते हैं कि कंट्रोल ब्रीडिंग एक्सपेरिमेंट, यानी अब क्या हुआ कि दो अलग अलग नू है, दो अलग अलग नू है। अब एक जो नू है, हाँ बोलो अभी जी। हाँ, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, बहुत अच्छे, याद आया, बहुत अच्छा। हम लोगों ने इसको ह्यूमन की केस में पढ़ा है। अभी क्या है कि एक कोई जानवर है वो कश्मीर में, दूसरा जानवर है वो केरला में। अब इन दोनों के बीच में कोई ऐसी सलाहियत है जो हमको इंटरचेंज करना है। कश्मीर वाले की कोई एक सलाहियत लेना है, केरला वाले की कोई एक सलाहियत लेना है, लेकिन उसको इतनी दूर लेकर जाएंगे। अब केरला में कश्मीर वाले को लेकर चले गए तो कश्मीर का केरला का एनवायरमेंट अलग, बर्दाश्त नहीं करेगा। केरला से लेके कश्मीर में चले गए, उसको बर्दाश्त नहीं करेगा। अब क्या करें? तो उसके लिए यहाँ पर जो तरीका है उसको बोला जाता है आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। जब नर के जरिए मादा के जिस्म में स्पर्म को इंजेक्ट किया जाता है तो उस अमल को हम बोलते हैं इंसेमिनेशन। याद आ रहा है जब हमने रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ा था, ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम, दैट टाइम हमने ये पढ़ा था। लेकिन यहां पर जो इंसेमिनेशन हो रहा है ये क्या हो रहा है, आर्टिफिशियली, मसनूई तरीके से। ठीक है, तो यहां क्या होता है, इस नर से मादा मनविया इकट्ठा किया जाता है। इस तरीके में क्या किया जाता है, यानी कोई कश्मीर है, कश्मीर से अगर आपने नर को सेलेक्ट करे तो आप उसका क्या ले लेंगे, मादा मनविया, यानी उससे क्या ले लेंगे, स्पर्म, और उस स्पर्म को आप स्टोर करके लेकर आएंगे। ठीक है, तो जिसका इंतखाब बतौर वालिदैन के होता है और ब्रीडर के जरिए उसे क्या होता है, मुंतखब मादे के तौलीदी रास्ते में क्या किया जाता है, इंजेक्शन के जरिए क्या किया जाता है, पहुंचाया जाता है। नो, ये जो मनविया है, ये मनविया को या तो फौरन या फिर यकबस्ता, यानी कुछ देर के बाद, या स्टोर करके हम क्या करते हैं, बाद में भी क्या कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यकबस्ता मतलब क्या करेंगे, आप उसको स्टोर करके रख देंगे। यानी आपको मालूम है कि यार अभी हमको ब्रीडिंग नहीं करवाना है, हमको ब्रीडिंग 1 साल के बाद करना है या 1 महीने के बाद करना है, या हमको कश्मीर में नहीं, वहां ले जाके क्या एग्जांपल लिया हमने, केरला, तो अब हमको एक जगह से दूसरी जगह ले जाके ये इंटरेक्शन करवाना है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, हम उसको स्टोर करके रखेंगे। तो हमने क्या किया, ये जो मादे मनविया है उसको फौरन इस्तेमाल नहीं करना है, दैट टाइम हम उसको क्या करेंगे, स्टोर। यानी हम ये कह रहे हैं कि कंट्रोल ब्रीडिंग एक्सपेरिमेंट में आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन का हमारे पास पॉजिटिव, मुस्बत क्या पहलू है कि इसको आप स्टोर करके रख सकते हैं, और जब आप चाहेंगे तब उनके बीच में क्या हो सकता है, इंटरैक्शन हो सकता है। फिर इसे जमी हुई शक्ल में, यानी स्टोर फॉर्म में इस जगह भी क्या किया जा सकता है, मुंतकिल किया जा सकता है जहां पर किसको रखा गया है, मादा को रखा गया। इस तरह से मतलूबा इख्तिलाफ किए जाते हैं, यानी क्या किए जाते हैं, कंट्रोल ब्रीडिंग स्टिमुलस। तो इसी मसनूई मनविया रेजी यानी आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन में हमें नॉर्मल इख्तिलात में आने वाले सारे कई मसाइल जो होते हैं वो क्या हो जाते हैं, हल हो जाते हैं। ठीक है, नाउ मसनूई मनविया रेजी या मसनूई स्पर्म इंसेमिनेशन के बावजूद अक्सर बालिग नर और मादा जानवरों की क्रॉसिंग की शरह खासी क्या हो जाती है, कम होती है। अब ये जो क्रॉसिंग है इसकी शरह कम होने का मतलब क्या है कि जो स्पर्म और एग है उनका इंटरेक्शन नहीं हो रहा है, यानी जो बैजा और जो मादा मनविया है, नुतफा है, उनके बीच में इंटरेक्शन नहीं हो रहा। इस तरह से पैदावार की शरह क्या हो जाएगी, कम। तो हाइब्रिड्स की कामयाब पैदावार के मौके बेहतर करने के लिए दूसरे तरीकों का भी इस्तेमाल किया जाता है, जैसे रेवड़, यानी वो जो उनका झुंड रहेगा उसकी बेहतरी के लिए एक ऐसा तरीका है जिसको क्या कहा जाता है, मल्टीपल ओव्यूलेशन एम्ब्रियो ट्रांसफर टेक्निक। क्या नाम है उसका, MOET। M मतलब मल्टीपल, दूसरा क्या है ओव्यूलेशन, तीसरा क्या है एम्ब्रियो, और चौथा वर्ड क्या है, ट्रांसफर। ये एक टेक्निक है। क्या हुआ, नेचुरली इस प्रोसेस में प्रॉब्लम ये है कि इन्वायरमेंट अगर चेंज होगा तो नर या मादा दोनों में से कोई एक की डेथ होगी। मसनूई आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन का तरीका अगर इस्तेमाल कर रहे हैं तो प्रॉब्लम ये है कि मनविया या जो नुतफा है वो एक के साथ जाके फ्यूज नहीं हो रहा, नतीजे में नई नस्ल की पैदावार क्या हो गई, कम। और तरीका क्या है, तो अब तरीका ये नया ढूंढ के निकाला है कि हम क्या करेंगे, हम मल्टीपल ओव्यूलेशन का मतलब क्या है, एक से ज्यादा एग प्रोड्यूस करवाएंगे।
अगर एक से ज्यादा एग प्रोड्यूस हो गए, एक से ज्यादा बैजे बनेंगे, तो ओव्यूलेशन की वजह से एम्ब्रियो भी क्या होगा, ज्यादा। जितने ज्यादा एम्ब्रियो उतने ज्यादा बच्चे। तो हम पहले क्या करेंगे, मल्टीपल ओव्यूलेशन यानी मल्टीपल बहुत ज्यादा अंडे बाहर निकालेंगे और उन अंडों का क्या करवा देंगे, एम्ब्रियो यानी स्पर्म के साथ इंटरेक्ट करेंगे और बाद में उसको क्या करेंगे, ट्रांसफर करेंगे। अब बात को समझो, इस तरीके में क्या जाता है, इस तरीके में एक गाय है, उसके बॉडी में FSH हार्मोन, कौन सा वाला हार्मोन है, FSH। हम आगे चल के बढ़ेंगे। FSH मतलब फॉलिकल स्टिमुलेटिंग। हाँ याद आ रहा है कि जब हमने MC पढ़ा था, मेंस्ट्रुअल साइकिल जब हमने पढ़ा था, दैट टाइम हमने पढ़ा था ना FSH, और क्या पढ़ा था, LH, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। FSH और LH ये दो हमने कंसेप्ट ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। तो ये जो FSH है ना, इधर पहले समझो बाद में लिखना। किस कंडीशन में क्या किया जाएगा, जो गाय है यानी जो नर, जो मादा है, उसके जिस्म में क्या किया जाएगा, FSH हार्मोन है, उस हार्मोन की तादाद को, उसकी क्वांटिटी को क्या करेंगे, बढ़ा देंगे, जिससे क्या होगा, फॉलिक्यूलर मैच्योरेशन। क्या हो जाएगा, फॉलिक्यूलर मैच्योरेशन, यानी जो फॉलिकल सेल है उनका मैच्योरेशन हो जाएगा, वो पुख्तगी की सतह को पहुंच जाएंगे। जैसे ही पुख्तगी को सतह पे पहुंचेंगे तो उसका क्या होगा, सुपर ओव्यूलेशन। सुपर ओव्यूलेशन का मतलब क्या है, अब उसके अंदर बहुत सारे अंडे बाहर आने वाले, सुपर ओव्यूलेशन होगा। जब इससे सिर्फ एक बैजे ही नहीं, जो आमतौर पे हर दौर में पैदा होता है, यानी एक मेंस्ट्रुअल साइकिल में एक अंडा, एक एग प्रोड्यूस होता है, लेकिन इसकी वजह से क्या हो जाएगा, इस तरह से 6 से 8 भैंसे क्या हो जाएंगे, उस गाय के जिस्म में, उस मादा के जिस्म में क्या हो जाएंगे, बन जाएंगे ना। जानवर या तो एक आला बैल होगा जिसके साथ उसके साथ क्या किया जाएगा, इख्तिलात, या फिर मसनूई मनविया रेजी, यानी फिर क्या करेंगे आप, या तो आप उसका किसी बैल के साथ इख्तिलात करवाएंगे या फिर क्या करेंगे, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, यानी उसके जिस्म में क्या करेंगे, नुतफा रिलीज करवाएंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, 12 आवर बैजा होगा, यानी वो बैजा होगा जिसमें स्पर्म क्या हो गया, फ्यूज हो गया, यानी फर्टिलाइज। तो 12 आवर बैजे होंगे। 12 आवर बैजे कितने होंगे, 8 से लेकर 32 सेल की हालत में होगा। अब याद करो, जाइगोट, मोरोला, ब्लास्टोला, गैस्ट्रोला, याद आ रहा है। तो अब यहां पर कंडीशन क्या होगी कि वो जो फीमेल है, उस फीमेल में यानी उस मादा के जिस्म में आपने FSH की क्वांटिटी बढ़ा दी है। FSH की क्वांटिटी बढ़ाने की वजह से उसके जिस्म में जो बैजे बनते थे, जो अंडे बनते थे, उसके तादाद बढ़ गई। तादाद बढ़ने की वजह से हम उसको क्या बोल रहे हैं, सुपर ओव्यूलेशन। अब उस सुपर ओव्यूलेशन यानी उन अंडों के साथ आपको स्पर्म का इंटरेक्शन करवाना है, या तो आप नेचुरल वे में करवाओ या फिर आप आर्टिफिशियल वे में करवाओ। आर्टिफिशियल वे में करवाना है तो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, जिसकी वजह से क्या होगा, एग स्पर्म के बीच में इंटरेक्शन होगा, नतीजे में 12 आवरी होगी। और हमारे 12 आवरी यानी फर्टिलाइजेशन होगा। फर्टिलाइजेशन की वजह से क्या बन गया, एम्ब्रियो। याद आ रहा है, हमने इससे पहले पढ़ा। तो 1 से लेके 32 सेल की हालत में गैर सर्जिकल तरीका, सर्जिकल तरीका मतलब चीरफाड़, जिस्म को क्या करते हैं, कट करते हैं, उसको बोलते हैं सर्जिकल। यहां पर क्या होगा, गैर सर्जिकल। तो क्या करेंगे, उस गाय के या उस मादा के, उसके जेनाइटल ट्रैक से, उसकी रिप्रोडक्टिव ट्रैक से, उसकी यूटेरस से, उसकी रहम से, वहां से क्या करेंगे, एग को निकालेंगे। कौन से वाले एग को, फर्टिलाइज्ड एग को। बात समझ में आ रही है, उसके जिस्म में बना, अब उसके जिस्म से आप फर्टिलाइज एग क्या करने वाले हैं, बाहर निकालने वाले हैं, और इस तरह से दोबारा हासिल करके कायम मकाम माओ में मुंतकिल कर दिया जाएगा। कायम मकाम मतलब सरोगेट। सरोगेट का मतलब क्या है, सौतेले। आपने क्या किए, एक गाय के जिस्म में एग का फर्टिलाइजेशन करवाया, उसका थोड़ा डेवलपमेंट करवाया ना। एक गाय है, उसके जिस्म में 6 से 8 अंडे अगर फर्टिलाइज हो रहे तो 6 से 8 उसके एम्ब्रियो बनेंगे, 6 से 8 एम्ब्रियो से 6 से 8 फीटस बनेंगे, 6 से 8 फीटस से 6 से 8 बच्चे बनेंगे। उस मदर की बॉडी का साइज उतना है क्या, नहीं। इसलिए आप क्या करेंगे, एक एक फर्टिलाइज एग को निकालेंगे और उसको सरोगेट मदर दूसरी गाय के मादर रहम में इंजेक्ट कर देंगे।
इस तरह से अब वो उसके पेट में डेवलप होने वाला है। उस टेक्निक को कहा जाता है मल्टीपल ओव्यूलेशन एम्ब्रियो ट्रांसफर टेक्निक। क्या आपने क्या करे, एक से ज्यादा अंडे, उनका ओव्यूलेशन यानी उनको निकाला, उनका डेवलपमेंट किया एफएसएच, और उसके वजह से उनके अंदर क्या बने, एम्ब्रियो बने। अब वो एम्ब्रियो को आप क्या करने वाले हैं, ट्रांसफर करने वाले, किसमें करने वाले हैं, सरोगेट मदर यानी किसमें करने वाले हैं, सौतेली माँ, या उसको यहाँ पर उन्होंने क्या बोला है, खायम मकाम, है ना। हमारे पास कोई अमीर अगर चला गया तो खायम मकाम अमीर नायब, समझ में आया। नाउ नस्ली माँ यानी जिससे वो अंडे बने, नस्ली माँ दूसरे दौर के नस्ली ओव्यूलेशन के लिए फिर दस्तयाब हो जाती है। यानी अब क्या हो गया, जिनसे अंडे लिए, फिर उसका बॉडी का डेवलपमेंट कंप्लीट होगा, फिर अगेन उसके बॉडी में एफएसएच इंजेक्ट करेंगे, एफएसएच की वजह से ओव्यूलेशन होगा, ओव्यूलेशन के अंदर अगेन बहुत सारे अंडे बनेंगे, उनका स्पर्म के साथ इंटरेक्शन होगा, फ्यूजन होगा, नाउ जाइगोट, मोरोला, ब्लास्टोला, गैस्ट्रोला, एम्ब्रियो। फिर उस एम्ब्रियो को निकालना है, फिर बहुत सारी दूसरी सरोगेट मदर में ट्रांसफर करना है। इस तरह से क्या हो गया, जो जानवर है जिनकी हमको मार्केट में नीड है उसका प्रोडक्शन सादा, उनकी तादाद में क्या हो गया, इजाफा हो गया। तो इस तरह से ये टेक्निक का इस्तेमाल किया जाता है। तो इस टेक्नोलॉजी का मवेशियों, भेड़ों, खरगोशों, भैंसों, घोड़ों, यानी मवेशी यहाँ आमतौर पे गाय के लिए इस्तेमाल हो रहा है, तो गाय वगैरह के लिए, भेड़ों के लिए, खरगोशों, भैंसों, घोड़ों वगैरह के लिए क्या किया गया, इस्तेमाल किया गया ज्यादा दूध देने वाली मादाओं की नस्लें और बेहतर किस्म का गोश्त, यानी कम चर्बी का सूखा हुआ जो गोश्त होता है वैसे देने वाले जो बैल है, उनकी कम से कम वक्त में रेवड़ों के साइज में क्या करना है, इजाफा करने के लिए कामयाबी के साथ इनका क्या किया जाता है, इस तजुर्बे को इस्तेमाल किया जाता है। तो साइंस टेक्नोलॉजी देखिए किस तरह से आगे बढ़ रही है जी। सेम 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 कि उनको क्या किया जाता है, उनके बॉडी में हार्मोन्स की तादाद बढ़ा दी जाती है, हार्मोन्स की तादाद बढ़ा देंगे तो स्पर्म की तादाद, नाउ नहलकारी, बी कीपिंग, बी कीपिंग देखिए कभी तुमने, शहद की मक्खी का पालन, सालन नहीं पालन, बी कीपिंग क्या बोला जाता है, बी कीपिंग। बी कीपिंग मतलब शहद की मक्खियों का पालन, तो उसको बोला जाता है नहलकारी, या उसको क्या बोला जाता है, बी कीपिंग, या शहद की मक्खियों का पालन। क्यों, हाँ खुरा सूरह में है ना, सूरह तो नहल मक्खी, हाँ उससे वर्ड बना नहलकारी। यही खास बात होती है यार, उर्दू में पढ़ने लगे ना तो कुछ ऐसे अल्फाज आ जाते हैं जो खरीब कर देती है। तो इसीलिए शहद की मक्खी की एग्जाम्पल दिया है ना, कि शहद की मक्खी की खास बात क्या है कि वो बैठती भी अच्छी जगह पे है और बनाती भी है अच्छी चीज जिससे सबको फायदा होता है। इसलिए एक जो नई जनरेशन है उसके लिए बोला गया है कि शहद की मक्खी की उसको एग्जाम्पल दी गई है कि नई जनरेशन वो किस तरह रहे, शहद की मक्खी की तरह रहे, कि जो चीज वो अक्स कर रही है वो भी अच्छा और जो दे रही है वो भी अच्छा। तो हमने शहद की मक्खी की तरह होना चाहिए। खैर, अब शहद की मक्खी के पालन की हम बात कर रहे हैं। क्यों करना है शहद की मक्खी का पालन, उसको दूसरे अल्फाज में कहा जाता है एपीकल्चर। क्या बोला जाता है इस नहलकारी को, क्या कहा जाता है, एपीकल्चर। क्यों बोलते हैं एपीकल्चर, मैं आगे बताऊंगा, बट आपने याद रखना है शहद की मक्खी की जब पालन होता है तो उसको बोला जाता है एपीकल्चर। नाउ एपीकल्चर जो है ये शहद की पैदावार के लिए शहद की मक्खी के छत्तों को कायम रखना, उसको कहा जाता है एपीकल्चर, या उसको कहा जाएगा नहलकारी। हमको मालूम है शहद कयामत तक शहद बिकता रहेगा, कयामत तक बिकता रहेगा, मतलब उन कितने पैसे कमाएंगे आलिया जी, बहुत कमाएंगे अपन, है ना। तो जितना ज्यादा शहद का पैदावार होगा उतना ज्यादा आपको क्या मिलेगा, पैसा। तो बिजनेस यानी फूड इन्हांसमेंट में इजाफा करना है तो कौन से वाले फूड का करना है, शहद का। हाँ, अब कैसा पालते हो देखो मौलाना, ये एक कदीम घरेलू सनत है, ये घरेलू सनत है कदीम, जहां पर क्या तो डब्बों के अंदर शहद की मक्खियों को पालते हैं,
ठीक है। नाउ शहद एक आला तग़ज़ियाई अहमियत की ग़िज़ा है और साथ ही घरेलू और दवा साजी में भी क्या होता है इसका इस्तेमाल। तो शहद एक तरह से खाने के लिए भी इस्तेमाल होता है, दूसरा दवा के तौर पर भी इस्तेमाल होता है। मेरी आवाज के वास्ते अक्सर लोग मेरे को बोल रहे सर रोज सुबह में 1 चम्मच शहद लो रोज, है ना। शुक्रिया अलावा जी, कलंजी के साथ, शुक्रिया मौलाना। नाउ शहद की मक्खियों से दूसरे लेवल पे हमको क्या मिलता है, मोम भी पैदा होता है ना। मोम जो होता है वो मोम भी हमको मिलता है। इसका मतलब शहद की मक्खी को अगर पाले आपने तो शहद की मक्खी आपको शहद भी देंगी, मोम भी देंगी। शहद बेचेंगे उससे अलग पैसे, मोम बेचेंगे उससे अलग पैसे। मछली अगर वो मक्खी ने गलती से काटी उसमें बुरे पैसे चलेंगे। नाउ जिसकी बहुत से सनती कामों में क्या आता है इस्तेमाल। नाउ बहुत इंपॉर्टेंट है ये कि अगर हम में से कोई ऐसा चाहता है कि यार वो एक अच्छी सनत बनाए तो एपीकल्चर है जिसके जरिए बहुत आसानी। लेकिन एपीकल्चर का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये कि उसको एक ऐसा प्लेस चाहिए जो जंगलात वाले एरिया के करीब हो। सिटी में हम नहीं कर सकते, ठीक है, नहीं तो कचरों वाला शहद बनेगा पूरा। अब ये जो सनतकारी है तो कौन कौन सी सनत में शहद का इस्तेमाल करते हैं सुफियान मियां। एक करते हैं कॉस्मेटिक्स। कॉस्मेटिक्स मतलब मेकअप करने का, जो मेकअप के लिए क्रीम वगैरह आते हैं ना, उन क्रीम्स के अंदर या वो सारी चीजों के अंदर कॉस्मेटिक्स के उसमें क्या कहते हैं शहद का इस्तेमाल किया जाता है। फिर इसी तरह से कई किस्म की क्या होती है पॉलिश होती है, उनको बनाने के लिए भी क्या करते हैं शहद का बहुत ज्यादा मार्केट में क्या है मांग है। इसी वजह से शहद की मक्खियां बड़े पैमाने पर पाली जा रही है और इस तरह ये क्या बन गए छोटे या बड़े पैमाने पर एक आमदनी वाली क्या बन गई है सनत बन गई है। फिर शहद की मक्खी पालने का जो काम है किसी भी इलाके में किया जा सकता है जहां काफी मिकदार में मक्खियों का क्या हो खाना बशक्ल जंगली झाड़ियों फलों के बाग और काश्ती। काश्ती रहेगा क्या लफ्ज रहेगा काश्तकारी। तो काश्ती फसलों का मतलब खेत फार्मलैंड, ठीक है। तो ये ऐसे एरियो में होगा। शहद की मक्खी की कई अक़साम है जिन्हें हम पाल सकते हैं। इनमें से सबसे आम जो नू है, सबसे आम जो किस्म है, सबसे आम नस्ल जो शहद की मक्खियों की है वो कौन है एपिस इंडिका। कौन है वो एपिस इंडिका। इसीलिए इसका नाम क्या बन गया एपीकल्चर। क्यों बन गया इसका नाम एपीकल्चर क्योंकि ये जो एपिस इंडिका है आम नस्ल जो है शहद की मक्खी का उसका इस्तेमाल करके शहद को बनाया जाता है, इसलिए उसका नाम क्या बन गया एपीकल्चर। तो शहद की मक्खी के छत्तों को किसी शख्स के घर के सहन में बरामदे में या छत पर क्या किया जाता है रखा जा सकता है। शहद की मक्खी पालन के लिए ज्यादा मजदूर दरकार नहीं होते, इसलिए हम ये कह सकते हैं कि अगर हम चाहे तो बहुत आसानी से हम शहद बनाने की जो सनत है उसको खोल सकते हैं, नहलकारी कर सकते हैं। ना शहद की मक्खियों को पालना आसान है मगर इसके लिए मखसूस इल्म की क्या होती है जरूरत होती है। यानी मालूम पड़े कि शहद की मक्खी को क्या चाहिए, किस तरह का टेम्परेचर चाहिए, किस तरह का दर्जे हरारत चाहिए, पानी कितना चाहिए। अगर ये किसी शख्स को मालूम नहीं रहेगा तो वो क्या करेगा उनका ख्याल सही तरीके से नहीं रख पाएगा। नतीजे में क्या होगा आपको मालूम है शहद की मक्खियों को अगर एक जगह पे अगर उनको महफूज नहीं दिखेगा तो वो एक जगह से निकल के दूसरी जगह चले जाती है। तो आपने पूरा सेटअप वगैरह खड़ा किया और मालूम पड़ा कि शहद की मक्खियां मतलब आपने एक बहुत अच्छा घर बनाया उनका और शहद की मक्खियां वहां नहीं रहती कहीं और रहती। इसका मतलब आपकी इतनी सारी मेहनत का शहद आपको नहीं मिल रहा किसी और को मिल रहा है। तो इसलिए वहां पर शहद की मक्खियों के लिए बहुत स्पेशल क्या होना चाहिए इल्म होना चाहिए। इसीलिए आप देखो कि अगर किसी के घर में कहीं पर शहद का छत्ता वगैरह लग जाए और उनको इस बात का डर हो कि यार ये शहद की मक्खियों से हमको नुकसान होगा बच्चों को काट लेंगे, तो अक्सर वो आग धुआं इसके जरिए उनको वहां से क्या किया जाता है एक जगह से दूसरी जगह शहर बदर कर देते हैं उनको, तो झाड़ बदर कर देते हैं उनको, हिजरत करवा देते हैं, ठीक है। और कई तंजीमें ऐसी हैं जो शहद की मक्खियां पालना सिखाती है। कामयाब मक्खी पालन के लिए हस्ब ज़ैल नुक्ते अहम है। कौन कौन से नुक्ते अहम है ये मैं इसलिए फास्ट पढ़ रहा हूँ क्योंकि इसको रीडिंग करेंगे भी तो बातें क्या हो जा रही है समझ में आ रही है, ठीक है। नाउ शहद की
जो मक्खी है उनकी आदत और उनकी हैयत की हमको क्या होना चाहिए, मालूमात होना चाहिए। फिर शहद के मक्खियों के छत्ते रखने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, मुनासिब जगहों का इंतखाब होना चाहिए। फिर स्वार्म्स यानी शहद की मक्खियों के झुंड को पकड़ना और उनको वापस छत्ते में लाना, इसका तरीका हमको आना चाहिए। ये मैंने जैसा अभी कहा, कोई कंडीशन आपके पास चेंज होगी, नतीजे में वो निकल के चले जाएंगे। मुख्तलिफ मौसमों के दौरान शहद की मक्खियों के छत्तों का क्या होना चाहिए, मैनेजमेंट करते आना चाहिए। बारिश के दिन हो रहे हैं, सर्दी के दिन है, गर्मी के दिन है, आप शहद की मक्खियों को किस तरह से मैनेज करेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर दस्ती तौर पर शहद और मोम इकट्ठा करना, यानी आप क्या करेंगे, शहद को कलेक्ट करेंगे, तो किस तरह से आप वो शहद को जमा करेंगे। शहद की मक्खियां हमारी बहुत सी फसलों की क्या करती है, अनवा में, फसलों की अनवा में क्या करती है, जेरगी के काम अंजाम देती है। याद आ रहा है कि मौलाना, कुछ पढ़े थे हम लोगों ने, प्लांट के अंदर पॉलिनेशन एजेंट्स, पॉलिनेटिंग एजेंट्स, तो पॉलिनेटिंग एजेंट्स है, तो शहद की मक्खियां एक तरह से क्या है, पॉलिनेटिंग एजेंट। एक फूल पर बैठेंगी, वहां से जूस लेंगी, लेकिन जब वो उड़ने लगेंगी तो पोलन ग्रेन उसके पाँव को क्या हो गए, चिपक गए। फिर वो दूसरी जगह जाके बैठेंगी तो पोलन ग्रेन वहां पर गिर जाएंगे। तो इस तरह से उसने क्या किया, फर्टिलाइजेशन। जैसा कि सूरजमुखी, सरसों, सेब या नाशपाती है, ये फूल आने के जमाने में छतों को फसल के खेतों में रखने से क्या होती है, जेरगी का अमल क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो क्या करते हैं कि जब भी खेत में सूरजमुखी या सरसों या सेब या नाशपाती, इनके फूल आने का जब जमाना रहेगा, तो उस जगह पे क्या करेंगे आप, वहां पर छत्तों में, जो छत्ते हैं, छत्ते किसके, शहद की मक्खियों के, वो छत्ते आप वहां लाके रख देंगे। नतीजे में क्या होगा, बहुत आसानी से मक्खियां क्या करेंगी, वहां पर जूस सक करने की कोशिश करेंगी। नतीजे में वो क्या करेंगी, वो यहां से जूस सक करेंगी, तो अलग अलग फूलों से जमा करने की कोशिश करेंगी। नतीजे में क्या होगा, वो एक फूल से दूसरे फूल, दूसरे फूल से तीसरे फूल, इस तरह से वो पोलन ग्रेन एक एक फूल को देते चले जाएंगे। तो अब जो फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस है वो नेचुरली क्या हो गया, शहद की मक्खियों की वजह से हो गया, जिससे पैदावार क्या हो जाएगी, आपकी बढ़ जाएगी, और जो फसल और शहद दोनों की पैदावार के नुक्ते नजर से क्या है, बहुत ज्यादा मुफीद है। हाँ, जहां पर हमने पढ़ा क्रॉस फर्टिलाइजेशन। कितने लोगों को ये बातें समझ में आ रही, या 2 घंटे हो गए तो अब दिमाग ऐसा बोझल सा महसूस कर रहा है, आ रही ना। नाउ मछली पालन। ठीक है, ये थोड़ा फास्ट अपन इसको पढ़ लेंगे, क्योंकि ये सारी किताबें अगर आप घर पे बैठेंगे भी ना तो समझ में आ जाएगी ना। मछली पालन भी एक क्या है, सनत है, जो मछलियों, शील मछलियों देख खाए, या फिर हम लेंगे ना जो ठीक है। नहीं, एक इसमें क्या हो गया, एक्चुअली थोड़ा सा सेंटेंस में गलती हो गया। मछली पालन एक सनत है जिसके अंदर मछलियों, शेल मछलियों या फिर खाए जाने वाले छोटी आबी जानवरों को, यानी मछलियां, शेल मछलियां और वो जानवर जिनको हम आमतौर पे पानी से हासिल करते लेकिन वो मछलियां नहीं है, उनकी बात हो रही है। तो कुछ जो ऐसे जानवर है जिनको हम खाते हैं, यानी आबी जानवर, जैसा खेकड़ा है, इसको हम खाते हैं लेकिन वो मछली है क्या, नहीं। तो इसलिए यहां बात चल रही है कि मछलियों, शेल मछलियों या वो जानवर जो आबी जानवर है जिनको हम पकड़ते हैं, और पकड़कर फिर हम उनकी क्या करेंगे, प्रोसेसिंग करेंगे और उनको क्या करेंगे, फरोख्त करेंगे। उन पूरे प्रोसेस को क्या बोला जाता है, मछली पालन। जैसा हमने बोला था ना, पोल्ट्री फार्म। पोल्ट्री फार्म का मतलब क्या होता है, पोल्ट्री फार्म का मतलब ये होता है कि जो भी परिंदे, पहले तो आप उनकी अफजाइश करेंगे, उनसे अंडे बनाएंगे, फिर उनसे बच्चे बनाएंगे, फिर उनको मार्केट में बेचेंगे। तो वैसे ही मछलियां हैं, मछलियों के मामले में क्या होता है, मछलियों को पकड़ना होता है, फिर या फिर वो अंडे में है तो उन अंडे वाली मछलियों को आप पानी में डालेंगे, उनसे मछलियां पैदा होंगी। या
कुछ और भी जानवर है जिनको हम पानी से हासिल करते हैं और जिनको हम खाते हैं, ये सब मिलाकर क्या बनेगा? मछली पालन। तो मछली पालन का सिर्फ मतलब ये नहीं है कि मछली पालना, मछली पालन का मतलब ये है कि वो मछलियों को पालना भी, उनको पकड़ना भी, सिर्फ मछलियों को पालना और मछलियों को पकड़ना नहीं, बल्कि वो जानवर जो पानी में रहते हैं उनको भी, ये सब मिला के क्या बनेगा? मछली पालन। नाउ हमारी एक बड़ी आबादी है जिसका इन्हासार किस पर है? मछलियों पर है, या मछली से बनी दूसरी चीजों के अलावा। वो क्या करते हैं? उनको ग़िज़ा के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, और इसीलिए ग़िज़ा के तौर पर वो दूसरे आबी जानवरों को भी क्या करते हैं? इस्तेमाल करते हैं। जैसे झींगा है, खेकड़ा है, लोबस्टर्स है, फिर खाने वाले ओयस्टर्स है वगैरह है। तो इतने सारे जानदार है जिनको अलग अलग जगह पे खाया जाता है। प्राउंस, खेकड़े जिसको हम बोलते हैं ना, झींगा, ठीक है। तो मीठे पानी की कुछ मछलियां हैं जो आम है। इनमें से एक है कटला, एक है रूहो और एक है कार्प। ये एग्जाम में सवाल पूछा जाता है कि मीठे पानी में कौन सी मछलियां रहती है, इनके नाम आपने याद रखना है। ये पूरे चैप्टर के अंदर मछलियों के मामले में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि कौन सी मछलियां मीठे पानी की है और जिनको हम इस्तेमाल करते हैं खाने में। कौन कौन है? कटला, रूहो और कार्प। कौन है? कटला, रूहो और एक कौन है? कार्प। ये देखो, इंडियन कार्प, रूहो और कटला। तो बंगाल कार्प, रूहो और एक है इंडियन कार्प। ये कहां पर पाई जाती है? फ्रेश वाटर, यानी मीठे पानी में, ठीक है, याद रखना है अपना नाम। फिर कुछ समंदरी मछलियां हैं जो खाई जाती है। जैसे कौन कौन है? एक है पॉम्फ्रेट्स, एक है हिल्सा, एक है सर्डिनेस और एक है हैकरेल। कौन कौन है? एक है हिल्सा, एक है सर्डिनेस, एक है मकरेल और एक है पॉम्फ्रेट। यहां पर क्या था? हाँ बराबर है, मकरेल। ये सारी मछलियां है जो कहाँ रहती है? खारे पानी में। तो मीठे पानी की मछलियां, खारे पानी की मछलियां जिनको हम इस्तेमाल करते हैं हमारे खाने में। तो एग्जाम में बार बार सवाल किया जाता है, फ्रेश वाटर की मछलियां जिसको हम खाने में इस्तेमाल करते हैं, या मीठे पानी की मछलियां जिनको हम खाने में इस्तेमाल करते हैं। खारे पानी की मछलियां जिनको हम खाने में इस्तेमाल करते हैं, इसके नाम आपने अपनी नोटबुक में दो अलग अलग जगह पे टेबल बना के याद रखना है। पूरे चैप्टर में इस जगह पर अगर आप पहुंचे और आपको क्या पढ़ना है तो आपको याद आ जाना कि ये पढ़ना है हमने, ठीक है। नाउ हिंदुस्तान की मईशत में फिशरीज का एक अहम मकाम है, क्योंकि हमको मालूम है हमारा चारों तरफ है ना, हमारा एक जो एरिया जहां पर पूरा पानी गिरा हुआ है, इसका मतलब वहां रहने वाले अक्सर क्या खाते होंगे? मछलियां खाते होंगे। इसके जरिए लाखों मछुआरे और किसानों को बिलखुसूस साहिली रियासतों में क्या मिलती है? आमदनी। फिर उनको क्या मिलता है? रोजगार। तो बहुत से लोगों के लिए ये रोजी रोटी का एक वाहिद क्या है? जरिया है। इसलिए फिशरीज में बढ़ती हुई मांगों के पेश नजर पैदावार बढ़ाने के लिए मुख्तलिफ तकनीकों का क्या किया जाता है? इस्तेमाल। अब उसकी सबसे पहली एग्जाम्पल है एक्वाकल्चर और पिसिकल्चर। जैसा हम बोलते हैं ना एक्वेरियम, हमारे घर में जो होता है ना कांच का डब्बा जिसमें मछलियां रहती है, उसको बोलते हैं एक्वेरियम। हाँ, फिश पॉट, ठीक है, एक्वेरियम। तो वैसा एक्वाकल्चर होता है। एक्वाकल्चर मतलब बड़े बड़े समंदर के अंदर आप इस तरह का एक एरिया बना देंगे, है ना। आपने देखा होगा कि कुछ जगह पे कुछ नदियां वगैरह रहती हैं जहां पर आपने देखा होगा कि दिन रात वहां जाला पड़ा हुआ रहता है। तो बेसिकली वो क्या है? एक्वाकल्चर है। वहां पर तैरने को मना किया जाता है। समझ में आ रहा? क्यों? क्योंकि वहां पर मछलियों की क्या हो रही है? पालन, मछलियों को पाला जा रहा है। तो इसकी मदद से मीठे और समुद्री दोनों तरह के पानी में अहम आबी पौधों और जानवरों की पैदावार बढ़ाने के क्या होती है? वो काबिल होते हैं। तो पिसिकल्चर और एक्वाकल्चर, इन दोनों के दरमियान क्या फर्क है? इनमें दोनों में फर्क क्या है? पिसिकल्चर में ये होता है कि आप समंदर के बाहर किसी ड्रम में, किसी हाउस में उनको ग्रो करेंगे। एक्वाकल्चर में क्या होता है? पानी के अंदर, समंदर के अंदर ही आपने एक बाउंड्री बना दी है, उस जगह पर अब वो मछलियां रहती है। बाउंड्री बना दी मतलब क्या है? आपने अंदर जाल छोड़ दिया, अब वो जाल के अंदर वो सारी मछलियां रहेंगी। उसमें अंडे वगैरह आपने पहले से रखे थे, अब उतने जाल के अंदर, तो बड़ा समंदर है बट समंदर के अंदर भी आपने क्या कर दिया? जाल डाल के रख दिया हुआ है। अब वो मछलियां उस जाल से बाहर
नहीं जा सकती। तो उनकी वहां पर क्या होगी, ग्रोथ होगी, उनके नंबर वहां पर बढ़ेंगे, उनकी तादाद वहां बढ़ेगी। इस तरह से आपने मछलियों की पैदावार में क्या कर दिए, इजाफा। तो इससे फिशरीज की सनत को क्या मिलती है, नमू होती है, और इससे फलने फूलने के क्या होते हैं, मौके मिले। इससे किसानों की आमदनी में बिलखुसूस और मुल्क की आमदनी में आमतौर पर क्या हुआ है, इजाफा हुआ है। अब ये जो प्रोजेक्शन हमारे पास ये हुआ था कि पौधों की तादाद में जब इजाफा हुआ तो उसको बोला जाता था सब्ज इनकलाब, ग्रीन रिवोल्यूशन। तो वैसे ही इसकी मदद से क्या हुआ, हमें नीले इनकलाब यानी इसको क्या बोला जाता है, ब्लू रिवोल्यूशन की बात करते हैं, क्योंकि सब्ज इनकलाब ही के मुतवाजी ये रवैया अमल हो रहा है। यानी सब्ज इनकलाब मतलब आपने पौधों की तादाद में इजाफा किया, है ना। क्योंकि हमारे पास क्या होता था पहले, इंग्लैंड से चावल आते थे, गेहूं आते थे। आप पीछे को पूछिए आपके घर में जो ओल्ड होंगे तो वो बताएंगे आपको कि उस वक्त जो गेहूं अनाज हमको मिलता था वो बहुत मतलब जानवरों को जो देते थे वो वाला हमारे को मिलता था। लेकिन बाद में फिर साइंटिस्ट ने रिसर्च किए, इंडिया के अंदर फिर बड़े पैमाने पर फसलों को उगाने लगे। इस तरह से फिर हमारे पास क्या हुआ, ग्रीन इवोल्यूशन। इसलिए देखो आप कि आज हम अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए कि हिंदुस्तान में रहते हुए हम आज 35 रुपीज 30 रुपीज 12 13, मैंने मतलब मेरे को जहां तक याद है 13 14 रुपए में तो मैंने खुद लेकर आया गेहूं, इतना सस्ता था। ठीक है, तो इतनी आसानी से हमारे पास गेहूं चावल अवेलेबल है ग्रीन रिवोल्यूशन की वजह से, सब्ज इनकलाब की वजह से। और आज ब्लू इनकलाब है या ब्लू रिवोल्यूशन है। इसका मतलब क्या है, मछलियां वगैरह की पैदावार हमारे पास क्या है, ज्यादा है। जी मौलाना आप कुछ बोलना चाह रहे थे पहले। हाँ, जब वो माल आता था तो, अभी तो सस्ता हो गया है। ठीक है ना, ये देखो ग्रीन रिवोल्यूशन नाम लिया और आ गया। ठीक है, ठीक है। तो सर आएंगे, फिजिक्स का लेक्चर है उसको कंप्लीट करिए। इंशाल्लाह कल हम ग्रीन रिवोल्यूशन को खत्म कर देंगे इंशाल्लाह। अगर हो गया तो ये चैप्टर कल खत्म हो जाए। हाँ, कल हमारा जो लेक्चर रहेगा, क्योंकि मेरे को जाकर आना है चिकल थाना। चिकल थाना में 8:30 से 9:30 10 10:30 तो 11 बजे से हम लोग लेक्चर लेंगे। बाजी आप हैं यहाँ या जाने वाले खुल्दाबंद? हाँ हाँ, ठीक ठीक। तो कल इंशाल्लाह 11:30 से कर लेंगे। 11:30 से तुम लोग कब आने वाले हैं मदरसे से कल? अरे यार तुम लोग का 1:30 बजे ही चाहिए। 11:30 11:30 से 12:30 1:30। फिर सर आज सर कब तक आते पता नहीं केमिस्ट्री के लिए, उनसे पूछ लूंगा। अगर वो 2 बजे आ जाए अच्छी बात है, 2 से 3 3 से 4 बजे रहते आपका केमिस्ट्री। ठीक है, चलिए दुआ में याद रखिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं वैसे व्हाट्सएप पे और अपडेट कर दूंगा, ठीक है।